करीबन 130 साल पहले जब साइलेंट नाइट पहली बार धरती पर दिखाई दिए तो पूरी दुनिया युद्ध की अवस्था में चली गई और हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। जीवन कठिन हो चुका था और लोगों की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही थी। पर एक दिन जब मौत और तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब मुरीम वर्ल्ड के मार्शल मास्टर्स ने साथ आने का फैसला किया और एक सेंट्रल हेवनली अलायंस बनाया। और वहीं इसके अंडर एक नॉर्दर्न सेक्ट बनाया गया जिसका मकसद था साइलेंट नाइट्स को दूर रखना। साथ ही नॉर्दर्न सेक्ट का पहला लीडर बुक जिन हू को बनाया गया और सेंट्रल अलायंस ने वादा किया कि वो हमेशा नॉर्दर्न सेक्ट की सहायता करेंगे। इसी बीच उन्होंने हजारों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखी और एलिक्सर्स भी इकट्ठा करे और इसी के साथ नॉर्दर्न सेक्ट बहुत पावरफुल बनता गया और उसने साइलेंट नाइट को पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और नॉर्दर्न सेक्ट के नए लीडर नाममून सान बने और फिर तीसरा लीडर यो ख्वांग योन थे। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का सब सम्मान करने लगे थे, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट नॉर्दर्न सेक्ट से जुड़ने लगे। इसी के साथ एक आदमी जिसे नॉर्थ की विशाल दीवार कहा जाता, उसे नॉर्दर्न सेक्ट का चौथा लीडर बनाया गया। इसका नाम था द नॉर्थ वॉल जिन क्वान हो। साथ ही नॉर्दर्न सेक्ट के 4 ताकतवर योद्धा हुआ करते थे जिन्हें 4 पिलर्स कहा जाता। पहला डीमन फिस्ट छान वू, दूसरा टेम्पेस्ट स्टॉर्म क्योंग मू सांग, तीसरा कर्स्ड घोस्ट ब्लेड योन चियोन वा और चौथा रूलर ऑफ आयरन ब्लड जे योक सिम। इन सब ने साइलेंट नाइट्स को नॉर्दर्न लैंड से दूर रखने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। और एक दिन साइलेंट नाइट जैसे अपनी ताकत की अंतिम सीमा पर था और अचानक दुनिया से गायब हो गया। पर इसी के साथ नॉर्दर्न वॉल भी ढल गई। जिन ख्वान का 13 साल का बेटा जिनमू वॉन देखता है उसके फादर सेंट्रल अलायंस के सामने अपने घुटनों पर बैठे थे और उनके सर से खून बह रहा था। जिन ख्वान कहता है, लगता है सारे पावरफुल लोग यहाँ इकट्ठा हैं। 9 स्काइज एक पावरफुल लोगों का ग्रुप था जो मुरीम वर्ल्ड को रूल किया करता। वो सारे सामने खड़े थे। सेंट्रल हेवनली अलायंस ने इल्जाम लगाया था जिन ख्वान ने उन्हें धोखा दिया है। 9 स्काइज में से एक सियोमून, जिसे सीकर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता, वो कहता है, लीडर जिन, क्या तुम आखिरी तक ये गुनाह नकारते रहोगे कि तुमने सबको धोखा दिया है? जिन कहता है, मैं जिन ख्वान हो, हमेशा ईमानदारी से जिया हूँ और तुम्हें लगता है मैंने साइलेंट नाइट से मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। ऐसी बेहुदा बातें करना बंद करो। सियोमून कहता है, पर नॉर्दर्न सेक्ट के 4 पिलर्स ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है, तो फिर तुम हमसे झूठ क्यों कहना चाहते हो? जिन ख्वान हैरान हो जाता है और उन चारों को देखता है पर कोई भी उससे नजर नहीं मिला पाता। जिन ख्वान समझ जाता है और निराश होकर मनीमंत कहता है, तुम लोग मेरे मित्र थे, हमने कई दशक साथ में वार लड़ी थी, तुम सब मेरे भाई थे, आखिर क्यों तुम ये सब भूल गए? मैं सच में अकेला हो चुका हूँ। साथ ही वो सोचता है, लगता है सेंट्रल अलायंस ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। अगर मैं यहाँ लड़ने की कोशिश भी करूँ तो वो सब मुझे रोक लेंगे। जिन ख्वान अपनी तलवार जमीन में धंसा के कहता है, ठीक है, मैं सबकी बात मानने को तैयार हूँ। सामने खड़े सारे लोग जिन ख्वान से निकल रही कीद देख के शौक हो जाते हैं और सोचते हैं, इसकी भीतरी ताकत वाकई में बहुत भयानक है। और क्योंकि नॉर्दर्न सेक्ट साइलेंट नाइट से लड़ते हुए बहुत ताकतवर हो चुका था, इसीलिए सेंट्रल अलायंस ने इसे तोड़ने का सोचा। और जब तक नॉर्दर्न सेक्ट खड़ा था तब तक मेनलैंड का कंट्रोल भी पूरी तरह सेंट्रल अलायंस के काबू में नहीं आ सकता था। जिन ख्वान हो चिल्लाते हुए कहता है, ठीक आज से नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट खत्म होता है। जो भी नॉर्दर्न सेक्ट के मेंबर्स थे वो सारे अपनी जगह कहीं और ढूंढ सकते हैं और मैं जिन ख्वान हो नॉर्दर्न सेक्ट का लीडर सबको अपना ये आखिरी आदेश देता हूँ। साथ ही वो कहता है, हालांकि मेरा बेटा जिसने बहुत यंग एज में अपनी माँ को खो दिया और सारा बचपन अकेले इस बंजर जमीन पर बिताया, मुझसे वादा करो उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सारे मेंबर्स सोचने लगते हैं, ये अच्छा होता अगर आज हम उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर पाते, पर लगता है इस समय ये मुमकिन नहीं। सियोमून कहता है, मैं वादा करता हूँ। साथ ही वो सोचता है, अगर मैं ये बात नहीं मानता तो हमारे विरोधी गुट हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता। इसी के साथ जिन ख्वान अपनी तलवार उठा के अपने बेटे से कहता है, मूव ऑन, मेरे बेटे मुझे माफ करना, और अपनी तलवार अपने शरीर के आर पार कर देता है। मूव ऑन शौक हो जाता है और भागते हुए अपने फादर पे जाता है, पर जिन ख्वान वहीं अपना दम तोड़ देता है। सेंट्रल हेवनली अलायंस ने नॉर्दर्न सेक्ट लोगों को साइलेंट नाइट से बचाने के लिए बनाया था। नॉर्दर्न सेक्ट ने हजारों साल तक पूरी ईमानदारी से अपना काम करा, पर आखिर में सेंट्रल अलायंस ने नॉर्दर्न सेक्ट के चौथे लीडर को धोखा दे दिया। इस घटना को 3 साल बीत चुके थे और साइलेंट नाइट का कोई भी नामो निशान नहीं था। लोगों को लगने लगा था कि साइलेंट नाइट आखिरकार खत्म हो चुके हैं। और अब जबकि नॉर्दर्न सेक्ट डिस्बैंड हो चुका है तो सेंट्रल अलायंस ने कुछ गार्ड्स नॉर्दर्न सेक्ट एरिया में लगा दिए थे ताकि कल को अगर साइलेंट नाइट वापस आते हैं तो गार्ड्स एरिया की रक्षा कर सकें। पर असल में ये सब एक बहाना था। सेंट्रल अलायंस चाहता था कि मूव ऑन पर नजर रखी जाए और उसे किसी भी तरह नॉर्दर्न मार्शल आर्ट्स ना सीखने दें ताकि वो कल को अपने फादर का बदला लेने ना आ जाए। हाल ही में गार्ड्स का नया ग्रुप नॉर्दर्न सेक्ट आया था। गार्ड मूव ऑन को देख के कहता है, हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि जिस शख्स पर हम नजर रखने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न सेक्ट का आखिरी वंशज है, आखिरी लीडर का इकलौता बेटा जिन मूव ऑन। साथ ही वो गार्ड कहता है, पहले गार्ड कर रहे ग्रुप ने हमें बताया कि जिन ख्वान हो ने अपने बेटे को किताबें पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सिखाया। साथ ही उसे किसी भी मार्शल आर्ट्स का कोई ज्ञान नहीं था। मार्शल आर्ट्स से संबंधित सारी चीजें सेंट्रल अलायंस इस एरिया से ले जा चुका था। साथ ही
बचा कुचा नॉर्दर्न सेक्ट के 4 पिलर्स ले जा चुके थे और बारीकी से ढूंढने पर भी ऐसी चीज़ें जो छुपाई गई हो ऐसा इस एरिया में कुछ भी नहीं मिला। पर एक दिन साल भर कुछ ना करने के बाद मूव को जैसे होश आ गया हो, क्योंकि मूव कहने लगा था उसे किसी तरह की स्किल सीखनी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सके, और इसी वजह से उसने लोहार का काम करना शुरू कर दिया। गार्ड्स के लीडर का नाम जांग पेसान था। वो सोचता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि नॉर्दर्न सेक्ट के लीडर का बेटा लोहार का काम कर रहा है। पर उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस एरिया में मार्शल आर्ट्स की विद्या से संबंधित कुछ भी बाकी नहीं है। पर अगर ये बात सच है तो हम अगले 3 साल इस लड़के पर नजर रखने में क्यों बर्बाद करें। गार्ड का वाइस कैप्टन सियोमू सांग जांग पे को देख के कंफ्यूज था। जिनमू नए गार्ड्स को घूरता देख सोचता है शायद ये नए गार्ड्स हैं, लगता है वापिस से चीजें अजीब होने वाली है। जिनमू एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जिसका नाम होम ऑफ 10,000 स्पिरिट्स था, क्योंकि इस जगह पर हजारों मार्शल आर्ट्स की किताबें और स्क्रोल्स रखी जाती थी। पर नॉर्दर्न सेक्ट के ग्रेड 4 या फिर 4 पिलर्स यहाँ से सारी चीजें ले जा चुके थे। शॉर्ट टेक्निक से संबंधित सारी चीजें योनचुआन ले गया था। फिस्ट क्लास से संबंधित सारी चीजें छो छियानवू ले गया था। फुट टेक्निक से संबंधित टेम्पेस्ट स्टॉर्म, क्योंगमू सांग और की से संबंधित जे युग सिम ले गया था। नॉर्दर्न सेक्ट के ज्यादातर मेंबर्स इन्हीं ग्रेड 4 के अंडर काम करने लगे थे और सारे मेंबर्स ने नॉर्दर्न सेक्ट डिस्ट्रॉय करने में मदद भी करी थी ताकि उन्हें भी मेनलैंड में पावरफुल पोजीशन मिल सके। जिनमू खिड़की पर बैठ के सोच रहा था मैं अकेला हो चुका हूँ, नहीं बल्कि मुझे छोड़ दिया गया है। रात को सोते वक्त जिनमू को भयानक सपने दिखाई देते और वो डर के मारे उठ जाता। नॉर्दर्न सेक्ट के करीब 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी नहीं रहता था। मतलब ये कहा जा सकता है कि समय मानो रुक सा गया हो और नॉर्दर्न सेक्ट की दुर्दशा और जिनमू की दशा बिल्कुल एक समान थी। जिनमू हमेशा की तरह अपना लोहार का काम करता और कुछ समय बिल्डिंग की छत पर बैठकर आराम करता। ये मैं क्या बन चुका हूँ, मुझे खुद पर तरस आता है। पर मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपनी कमजोरी दूर करना चाहता था, पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपना प्रण, अपनी इच्छा मजबूत करनी है। अगर अब मैं डगमगाया तो मेरे फादर की मेहनत बेकार हो जाएगी। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी गार्ड्स उसे रात में चुपके से पकड़ लेते हैं। जब जिनमू की आंख खुलती है तो वो देखता है उसे एक लकड़ी के पोल पर लटकाया हुआ था। जांग पे कहता है आखिरकार तुमने अपनी आंख खोली। जिनमू उन्हें देख के कहता है तुम तो नॉर्दर्न सेक्ट के गार्ड्स हो, ये तुम क्या कर रहे हो। जांग पे कहता है हे इसकी आंखें देखो, मुझे लगा था ये एक कमजोर लड़का होगा पर इसकी आंखें तो बहुत सातिर है। मुझे नहीं पता कि पहले गार्ड्स ने तुझसे कैसा व्यवहार किया, पर मैं जांग पे बिल्कुल दयालु नहीं हूँ। देखो मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है कि हमें तेरे जैसे कमजोर की वजह से यहाँ 3 साल रुकना पड़ेगा। तो अब बता तूने वो हथियार और मार्शल टेक्निक्स कहाँ छुपा रखी है, या फिर हमें तुझे मारने दे ताकि हम अपने मेनलैंड जा सकें। पर तभी जिनमू जोर जोर से हंसने लगता है। जांग पे कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हे बच्चे, लगता है तुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुझे मालूम है ना कि हम तुझे इस जंगल में फेंक सकते हैं जहाँ तुझे भेड़िए कच्चा चबा जाएंगे, और ये हमारे लिए आसान रास्ता भी है ताकि हमें 3 साल और यहाँ नहीं घूमना पड़ेगा। पर जिनमू कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो। ये सुन के गार्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिनमू की एक उंगली तोड़ देते हैं। वहीं पीछे वाइस कैप्टन सियोमू सांग सोच रहा था क्या हमें इतना कुछ करने की सच में जरूरत थी, ये तो बस एक छोटा बच्चा है। जिनमू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है 9 स्काइज, क्या तुम भूल गए वो वादा जो सेंट्रल अलायंस ने मेरे फादर से किया था। जांग पे कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही जिनमू कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे मारने की अनुमति है। और नॉर्दर्न सेक्ट के मार्शल आर्ट्स स्क्रोल्स और आर्टिफैक्ट्स, क्या तुम्हें सच में लगता है सेंट्रल अलायंस ने यहाँ ऐसा कुछ भी छोड़ा होगा। उन्होंने यहाँ से ऐसी हर एक चीज का सफाया कर दिया और तुम मुझे मार के अपनी मेनलैंड जाना चाहते हो तो आओ और कोशिश करके देखो। भले ही नॉर्दर्न सेक्ट के मेंबर्स इस वक्त ग्रेड 4 के लिए काम करते हैं, पर वो उनके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि 3 साल पहले उन्हें ग्रेड 4 को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। पर अभी भी कुछ मेंबर्स नॉर्दर्न सेक्ट के वफादार हैं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें इसके बाद जिंदा जाने देंगे। उन्हें एक क्षण में पता लग जाएगा ये सुसाइड है या मर्डर, और वो तुम्हारी जान के पीछे लग जाएंगे। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुमसे पहले यहाँ काम करने वाले गार्ड्स बेवकूफ थे, उन्हें भी ये सेम आइडिया आया था, पर तुमने नहीं सोचा कि वो क्यों 3 साल तक यहाँ रुके रहे। जांग पे इतना कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल के कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा जवाब देने की। पर तभी वाइस कैप्टन सियोमू सांग उसे रोक लेता है और कहता है सही रहेगा अगर हम इसे जाने दें। ये लड़का जो कह रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई है और हमने खुद भी इस जगह की छानबीन करी है। इस जगह पर कोई भी मार्शल स्क्रोल्स या कीमती आर्टिफैक्ट्स नहीं है। जांग पे गुस्सा होकर जाने लगता है और कहता है ठीक है इस हरामखोर को जाने दो। पर जिनमू कहता है हे मैं एक बात बता दूं, ये जगह मेरा घर है और तुम लोग घुस बैठिए। आज के बाद मैं चाहूंगा तुम लोग एक मेहमान की तरह व्यवहार करो, और अगर तुम ये करते हो तो मैं आज की घटना जाने दूंगा। जांग पे कहता है
ओए बच्चे, मैंने तुझे जाने दिया, पर अगर किसी दिन मुझे तुझ पर थोड़ा भी शक हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा, और इसकी परमिशन मुझे सेंट्रल अलायंस भी दे देगा, ये याद रखना, ठीक है? अब इसे जाने दो और इस पर कड़ी नजर बनाए रखना। सियोमूसांग फिर कुछ देर बाद जिन्मू को एक कपड़ा देके कहता है, हे, हमें माफ करना, ये लो ये कपड़ा और अपनी चोट पर बांध लो, इससे तुम्हारा खून रुक जाएगा। जिन्मू भी उसे मदद करता देख हैरान हो जाता है, पर साथ ही सबके जाने के बाद जिन्मू सोचने लगता है, नॉर्दर्न सेक्ट के वफादार मेंबर्स माई एस, अगर सच में कोई वफादार मेंबर्स होते तो वो मुझे यहाँ से कब का बचा लेते। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई बर्बाद सेक्ट की अभी भी चिंता करता होगा? किसी को फर्क भी नहीं पड़ता मैं मरूं या जीवित रहूं, बल्कि वो सब तो ये चाहते होंगे कि मैं जल्दी से मर जाऊं। ये सच था कि नॉर्दर्न सेक्ट से सब कुछ ले जाया जा चुका है, पर नॉर्दर्न सेक्ट का दिल अभी भी जिंदा था। नॉर्दर्न सेक्ट का सबसे बड़ा रहस्य, एक रहस्य जो ग्रेट 4 को भी नहीं पता था, द अल्टीमेट मार्शल स्क्रोल, जो कि खुद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट था। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो नॉर्दर्न सेक्ट की उजड़ी दीवार जमीन पर परछाई बनाती। इस दीवार को वॉल ऑफ 1000 शैडोज भी कहा जाता था। दीवार पर बने रहस्यमयी चित्र जमीन पर कुछ लेख की तरह दिखाई देते, पर यह भाषा पुराने लोअर मून किंगडम की थी जो अब लोग भूल चुके थे। वॉल ऑफ 1000 शैडोज नॉर्दर्न सेक्ट के पहले लीडर बुक जिनहू ने बनाई थी और इसमें उनकी सारी विद्याएं लिखी थी। साथ ही ये राइटिंग्स चौथे लीडर जिनख्वान तक चलती रही और इसी वजह से जिनख्वान ने अपने बेटे जिनमू को ये भाषा सिखाई थी, बजाय अर्ली एज में उसे मार्शल आर्ट सिखाने के। बाकी सभी लोगों के लिए ये लिखावट बस एक कलाकृति थी, क्योंकि ये विद्या सिर्फ आने वाले लीडर्स के सीखने के लिए लिखी गई थी। और इसी वजह से शायद सबको लगता था कि जिनमू बिल्डिंग की छत पर जाकर बस बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करता था, जबकि वो हमेशा शाम को राइटिंग्स पढ़ता रहता। जिनमू सोचता है, दीवार पर चारों लीडर्स की विद्या लिखी है, मुझे अभी भी काफी समय इन्हें सीखने को चाहिए ताकि मैं पूरी तरह से अल्टीमेट मार्शल आर्ट सीख सकूं। और जब तक सेंट्रल अलायंस की नज़र मुझ पर है, मैं कोई अजीब हरकत भी नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ छुपा कर रखना होगा और अपने समय का इंतजार करना होगा। वो बैठा ये सब सोच ही रहा था, तभी वो दूर से किसी को आता देखता है। जिनमू उस शख्स को देखकर कहता है, मिस्टर वांग। मिस्टर वांग चियोल नॉर्दर्न सेक्ट का वॉरियर हुआ करता था। सेल्फ डिफेंस इसकी खासियत हुआ करती थी, इसलिए ये सबसे कमजोर वॉरियर भी था, पर इनकी वफादारी का कोई मुकाबला ना था। नॉर्दर्न सेक्ट छोड़ने के बाद वांग मर्चेंट का काम करने लगा था और समय समय पर जिनमू के लिए चीजें लाता रहता। वांग एक अनाथ था और इस पे मार्शल आर्ट्स का कोई भी टैलेंट नहीं था। जब सारे सेक्ट वांग को रिजेक्ट कर चुके थे तो नॉर्दर्न सेक्ट ने वांग को अपने ग्रुप में लिया था। साथ ही जिनख्वान ने वांग को बेसिक मार्शल आर्ट सिखाई थी ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। इसी वजह से वांग कभी ये मदद नहीं भूला। और जबकि सब नॉर्दर्न सेक्ट भूल चुके थे, वांग एक अकेला मेंबर था जो जिनमू से समय समय पर मिलने आता और उसकी मदद करता। वांग कहता है, यंग मास्टर आप कैसे हो? जिनमू कहता है, मैं ठीक हूँ मिस्टर वांग, आप कैसे हो? वांग भी कहता है, मैं तो हमेशा की तरह वैसा ही हूँ। ओ बॉय, लगता है तुम पहले से और लंबे हो चुके हो। जिनमू हंसते हुए कहता है, ओ सच में? वैसे थैंक यू इतनी दूर मुझे मिलने आने के लिए। तभी वांग जिनमू की उंगली देख के कहता है, यंग मास्टर क्या इन हरामखोरों ने वापस तुम्हें मारा? क्या ये इन गार्ड्स ने किया? जिनमू कहता है, नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं करा मिस्टर वांग, आप चिंता मत करो, ये बस लोहार का काम करते वक्त लग गई थी। साथ ही जिनमू गाड़ी पर रखे सामान को देख के कहता है, मिस्टर वांग आपको ये सब लाने की जरूरत नहीं थी, आपको अब अपनी खुद की जिंदगी जीनी चाहिए, आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। वांग कहता है, पर मेरा दिल नहीं मानता, अगर नॉर्दर्न सेक्ट ना होता तो मैं मुरिम में सड़ रहा होता और मैं नहीं चाहता यंग मास्टर भी ऐसी बेकार जिंदगी जिए। जिनमू सोचता है, ना कि सिर्फ खाना और दवाई बल्कि वांग मेरे लिए ब्लैंकेट भी लाया है। तभी जिनमू एक पत्थर को देख के कहता है, हाँ ये पत्थर यहाँ क्यों है? वांग बताता है, मैं जब उन्नाम गया था तो वहां से मैं ये पत्थर लाया। ये पत्थर आसमान से गिरा था और एक ट्राइब इसकी पूजा किया करती, पर उस ट्राइब की हत्या कर दी गई और ये पत्थर को देखने वाला कोई नहीं था। जिनमू कहता है, हत्या? पर किसने? वांग कहता है, शायद उन्हें ब्रोकन फिस्ट की आर्मी ने मारा था और अब ब्रोकन फिस्ट उन्नाम में बस चुके हैं। नॉर्दर्न सेक्ट को धोखा देने के बाद सारे ग्रेट 4 ने मुरिम में अपनी खुद की आर्मी बना ली। कर्स्ड घोस्ट ब्लेड योनचुनवा ने एलीट स्वॉर्ड्समैन इकट्ठा करे और वेस्ट में कब्जा कर लिया। इन्हें बाद में प्रोटेक्टर्स ऑफ वेस्टर्न हेवेंस कहा जाने लगा। टेम्पेस्ट स्टॉर्म ने बिलोइंग क्लाउड्स नाम का एक ग्रुप बनाया, पर हाल ही में उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं थी। द आयरन ब्लड रूलर, जिनके पास सबसे बड़ी आर्मी थी, उसने नॉर्थ में एक आयरन कैसल बनाया और डिमन फिस्ट, जो अपने क्रूर और कपटी व्यवहार के लिए जाना जाता था, उसने एक ब्लड थर्स्टी ग्रुप बनाया जिसे ब्रोकन फिस्ट ट्रूप से कहा जाने लगा। वांग कहता है, यंग मास्टर क्योंकि आप लोहार का काम करने लगे हो, मैं आपके लिए आयरन भी लाया हूँ। जिनमू कहता है, वाओ क्या सच में? शुक्रिया, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। दूर से देख रहा वाइस कैप्टन सियोमूसांग सोचता है, अच्छा तो ये वांग चियोल था, ये तो मामूली इंसान है, पर इसकी वफादारी काबिल तारीफ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिनमू ऐसी बेकार हालत में है।
वो ऐसे चलता है जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। लोहार का काम करके समय बर्बाद करता है और शाम को बिल्डिंग की छत पर चढ़कर आसमान देखता है। साथ ही मुझे उससे कोई भी मार्शल आर्ट भी सेंस नहीं होती। इस लड़के पे सच में कुछ भी नहीं है। पर उस दिन जब उसने सेंट्रल अलायंस और नॉर्दर्न सेट की बात करी थी, अगर उसने उसमें थोड़ा और ध्यान दिया होता तो वो कहानी थोड़ी मुमकिन भी लगती। पर खैर, इतनी यंग एज के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। ये बहुत दुख की बात है। अगर उसने थोड़ा बहुत भी मार्शल आर्ट सीखा होता तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता था। तभी सियोमू सांग एक चिड़िया को देख के कहता है, वेट। एक मैसेंजर हॉक जांग पे वो मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, शिट, पहले उन्होंने हमें इस बेकार सी जगह पर सड़ने को भेज दिया और एक बार भी हमें कांटेक्ट नहीं किया। पर अब वो कह रहे हैं कि यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। ये लोग सोच क्या रहे हैं? ये कोई डोंगटिंग लेक नहीं जो लोग यहाँ पर वादियाँ देखने आए। वाइस कैप्टन, कल सुबह से एक रॉयल बिल्डिंग तैयार करना शुरू कर देना। वहीं दूसरी तरफ वांग जिनमू की चाय की तारीफ करता है। वाओ, तुम्हारी चाय वाकई में सबसे बेस्ट है। जिनमू फिर पूछता है, मिस्टर वांग, दुनिया में क्या चल रहा है? मिस्टर वांग कहता है, वेल, फिलहाल तो सिर्फ एक ही शख्स के बारे में बातें हो रही है। एक मार्शल आर्टिस्ट मुरीम में अपना नाम बना रहा है। उसका नाम है डामसू चियोन। उसने एक चैलेंज दिया है कि वो 100 मार्शल आर्टिस्ट से लड़ेगा और जीतेगा भी, और इसीलिए वो पूरे मुरीम में छाया हुआ है। जिनमू भी डामसू चियोन सुन के हैरान होता है। साथ ही वांग बताता है, डामसू चियोन नाइन स्काइज के अनकिलेबल मास्टर डाम जियोक सिम का तीसरा बेटा है। पहले तो सब उसकी बातें सुन के हंसने लगे थे क्योंकि वो सिर्फ 18 साल का था, पर जब भी वो किसी से लड़ता वो तबाही मचा देता और धीरे धीरे मुरीम के लोग उससे डरने लगे। इस वक्त तक डामसू चियोन 93 लोगों को चैलेंज कर चुका है और एक भी बार नहीं हारा। अगर वो 7 और बार जीत जाता है तो वो मुरीम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लेगा। लोग इसे 100 मैन चैलेंज के नाम से जानने लगे हैं। जिनमू कहता है, वाओ, और वो सिर्फ 18 साल का है। वांग कहता है, अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्दी वो मुरीम का बड़ा वॉरियर बन जाएगा। पर फिलहाल अफवाह है कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ के कई सेक्ट ये सुन के घबरा चुके हैं। जिनमू कहता है, ओके, वो काफ़ी भयानक है। और बताओ, क्या आपके पास कोई और न्यूज़ नहीं? वांग फिर उसे बाकी बातें बताता है। कुछ देर बाद फिर जिनमू कहता है, मिस्टर वांग, आप रुककर आराम क्यों नहीं करते? वांग कहता है, हाँ यंग मास्टर, मुझे आराम करना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे अब जाना होगा। मैं सर्दियों के बाद दोबारा आऊँगा। माफ़ करना अगर मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया हूँगा। जिनमू कहता है, मिस्टर वांग, आपने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वांग वहाँ से चला जाता है। तभी वाइस कैप्टन सियोमू सांग वहाँ आता है और जिनमू से कहता है, मास्टर जिन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। लगता है सेंट्रल अलायंस से कोई बड़े गेस्ट स्प्रिंग में आने वाले हैं, तो हम सोच रहे थे वाचियोन पैलेस को तैयार किया जाए। जिनमू कहता है, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। वो बिल्डिंग वैसे भी कब से बंजर पड़ी है। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी जाते वक्त जिनमू बड़ी बिल्डिंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे कुछ निशान दिखाई देते हैं और वो हैरान हो जाता है। तभी पीछे से जिनमू के गले पर चाकू रख के उससे पूछता है, हे, तुम कौन हो? आवाज़ सुन के जिनमू समझ जाता है ये कोई लड़की है। वो कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए था। लड़की कहती है, पर पहले मैंने पूछा। जिनमू कहता है, मैं यहाँ का ओनर हूँ। लड़की कहती है, ओनर? क्या इसका मतलब तुम नॉर्दर्न सेट के वारिस हो? जिनमू कहता है, हाँ, तुमने सही समझा। अब तुम बताओ तुम कौन हो? पर वो लड़की जैसे ही बताने वाली होती है वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके कंधे पर एक बड़ा घाव था। जिनमू ये देख के हैरान हो जाता है। वेट, आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये चल क्या रहा है? क्या ये कोई क्रिमिनल है? अब मैं क्या करूँ? वेट, पहले मैं देख लूँ कि ये जिंदा भी है या नहीं। जिनमू फिर उसकी धड़कन चेक करता है। वेल, ये अभी भी सांस ले रही है। मैन, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? जिनमू फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके घाव को देख के कहता है, क्या ये कोई पॉइजन है? लगता है ये किसी भयंकर पॉइजन से घायल हुई है। जिनमू फिर एक मेडिसिन निकालता है और कहता है, मेरे पास ये एक एंटीडोट है, पर मेरे पास बस सिर्फ एक ही है जो मुझे वांग ने दी थी। मैं इसे यूज़ करके एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, पर मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जिनमू कहता है, खैर छोड़ो, और लड़की को मेडिसिन लगा देता है। जिनमू कहता है, मैन, मैं जो कर सकता था मैंने किया। इसकी ब्लीडिंग भी रुक चुकी है। खैर, तुम हो कौन और कहाँ से आई हो? पता नहीं क्यों मेरे पास ही ये अननोन गेस्ट क्यों आ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद लड़की को होश आता है और वो घबराकर उठ जाती है। उसके शोल्डर पर अभी भी दर्द था। वो सोचती है, ये क्या हुआ और मुझे हील किसने किया? तभी जिनमू कहता है, हे, तुम उठ गई, बस एक सेकंड रुको, मैंने तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है। जिनमू को देख के उस लड़की को सब याद आ जाता है और वो सोचती है, ओह हाँ, याद आया, पर इस लड़के ने मुझे हील क्यों किया? फिर जिनमू आके कहता है,
हे, मुझे लगा था तुम नहीं बचने वाली क्योंकि तुम 3 दिन से नींद में हो। लड़की ये सुन के शॉक हो जाती है। वेट, 3 दिन? पर तुमने मुझे हील क्यों किया? जिन्मू कहता है, वेल, मुझे नहीं पता था कि तुम कोई असैसिन हो या फिर कोई अनजान हो जो अपनी मौत के आखिरी क्षण में है। पर मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरता नहीं देख सकता। कम से कम मैं दोबारा किसी को अपने घर पे मरता नहीं देखना चाहता। लड़की जिन्मू को देख के सोचती है, मुझे इसके भीतर से कोई बुरी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, ना ही मुझे कोई की फील हो रही है। पर क्या सच में ये मेरे लिए बस अच्छी नीयत से कर रहा है? फिर जिन्मू कहता है, जल्दी करो और खाना खाओ। मैं पिछले 3 दिन से तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। अब तुम उठ चुकी हो तो खुद खाना खा लो। लड़की कहती है, अच्छा तो मैं यहाँ रुकने वाली हूँ जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। जिन्मू कहता है, और ये तुम खुद से ही डिसाइड कर रही हो? माय गुडनेस, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है, हाँ, पर तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है? जिन्मू इरिटेट हो जाता है और चिल्ला के कहता है, हे सुनो, ना कि बस मैंने तुम्हें हील करा बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ सोने और खाने भी दिया और तुमने यहाँ रहने का फैसला भी कर लिया, वो भी खुद से। ये सब होने के बाद तुम्हें नहीं लगता मुझे एटलीस्ट तुम्हारा नाम पता होना चाहिए? लड़की कहती है, ओके, मेरा नाम योनहा सियोल है। फिर जिन्मू कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें वो फिट भी होंगे या नहीं, पर वहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, तुम वो पहन सकती हो। अंदर खाना भी रखा है, अगर तुम बचा कर खाओगी तो वो कुछ महीने चल जाएगा। मैं पास की बिल्डिंग में रहूंगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। और हाँ, जल्दी वो पोरेज खा लो वरना वो ठंडा हो जाएगा। और फिर वहां से चला जाता है। लड़की फिर सोचती है, मुझे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी रिकवर करनी होगी ताकि मैं सारा जहर निकाल सकूं। शायद उसका नाम जिन्मू था, पर क्यों वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है? क्या उसे नहीं मालूम मैं कौन हूँ? ये लड़का कितना अजीब है। जिन्मू फिर वापस अपनी छत पर बैठा था और सोचता है, चोट देखकर नहीं लगता वो कोई आम लड़की थी। ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन है और कहाँ से आई है, पर मैंने उसे यहाँ रहने दिया। क्या मैं सच में इतना दयालु हूँ? योनहा सियोल, कितना प्यारा नाम है। और ये कह के जिन्मू मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स गेस्ट के लिए बिल्डिंग तैयार कर रहे थे। वापस कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन्मू कहता है, वो लड़की वापस 3 दिन से बाहर नहीं आई, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। क्या वो मर तो नहीं गई? आई होप वो जिंदा हो। मैं कल जाके उसे चेक करूंगा। अंदर वो लड़की शांत बैठी थी और सोचती है, आखिर में मैं बस अपनी आधी इंटरनल एनर्जी रिकवर कर पाई हूँ। आम सिचुएशन पर मुझे फुल इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है ताकि मैं अपने शरीर से जहर निकाल सकूं, पर मेरे पास उतना वक्त नहीं क्योंकि ये जहर बहुत खतरनाक है। जिन्मू ने पता नहीं कौन सा एंटीडोट यूज किया था, पर अब उस दवा का असर धीरे धीरे घटने लगा है और मेरे लिए इस जहर से लड़ना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। ये मुश्किल है, पर मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी से ये जहर निकालना ही होगा। वो फिर कंसंट्रेट करने की बहुत कोशिश करती है, पर जहर तेजी से बढ़ रहा था और पूरे शरीर में फैलने लगता है। योनहा बेहोश होने लगती है और सोचती है, नहीं, क्या ये मेरा अंत है? मैं तो उसे ठीक से शुक्रिया भी नहीं बोल पाई। तभी काले कपड़ों में एक शख्स वहां आता है और हाथ से कुछ एक्शन करके योनहा को हील करने लगता है। प्लीज मिस, जल्दी से उठ जाओ, प्लीज अपनी एनर्जी फोकस करो, बस थोड़ा और। अपनी की को अपनी फिंगर्स की ओर चैनल करो, बस थोड़ा और तुम ये कर सकती हो। और तभी सारा जहर उसके हाथ से निकल जाता है। वो शख्स कहता है, सारा जहर निकल चुका है, मैं समय रहते आ गया। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता तो मिस आप जिंदा नहीं बचती। इस शख्स का नाम सार्योंग है। युनहा कहती है, सार्योंग, तुम जिंदा हो? सार्योंग कहता है, मिस मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, मुझे नहीं मालूम था तुम यहाँ हो सकती हो। मैं सार्योंग, जिसका मकसद सिर्फ अपने 2 मास्टर्स की रक्षा करना है, मैं इस काम में फेल हो गया। मुझे आप जो पनिशमेंट देना चाहो मुझे वो मंजूर है। युनहा कहती है, नहीं, सब ठीक है, अगर तुम अभी नहीं आते तो मैं मर चुकी थी। बिसाइड्स हम पर छुपके हमला हुआ था तो तुम उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते थे, पर तुम इतने समय से कहाँ थे? सार्योंग कहता है, मैं खुद जख्मी था और छुपकर खुद को हील कर रहा था। जैसे ही मैं ठीक हुआ मैं आपको ढूंढने निकल आया, पर तुम पहले मास्टर को ढूंढने क्यों नहीं गए? सार्योंग कहता है, नहीं, हमें हमारे मास्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। मेरी प्रायोरिटी इस वक्त आपकी हिफाजत करना है। आपका नॉर्दर्न सेक्ट में छुपना एकदम सही फैसला था। उन हरामखोरों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि आप यहाँ छुपी हो। सो अभी के लिए ये सही होगा कि आप यहाँ रहो और अपनी इंटरनल एनर्जी रिकवर करो। मिस आप यहाँ रुको, तब तक मैं मास्टर को ढूंढता हूँ। जल्दी ही मैं मास्टर के ऑर्डर के साथ लौटूंगा। दूसरी तरफ जिन्मू अपना लोहार का काम कर रहा था, साथ ही वो नॉर्दर्न सेक्ट की लिखी टीचिंग्स याद कर रहा था। प्रकाश और परछाई हमेशा साथ साथ चलती है, यानी हर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पर ये टेक्निक्स तुम्हें सब ऊर्जा को एकाग्र करने में मदद करेगी। जिस प्रकार प्रकाश पूरे आसमान में छाया हुआ होता है पर फिर भी एक अकेली परछाई उससे जुड़ी होती है, उसी प्रकार
अपने भीतर के शैडो को पूरे संसार से जोड़ने का प्रयास करो। जिन्मू फिर शांत होकर आसपास का एरिया सेंस करने लगता है। आसपास कोई भी नहीं है। यह 1000 टीचिंग्स में से एक टीचिंग इंटरनल शैडो थी। नॉर्दर्न सेक्ट का पहला लीडर एक वागाबॉन्ड था। वो एक जीनियस तलवारबाज था जिसने ये मार्शल आर्ट बनाई थी सालों तक जगह जगह घूमने के बाद। क्योंकि ये मार्शल आर्ट टेक्निक रहस्यमयी और अंधकार से लिपटी थी, इसलिए जिन्मू को देखकर ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट समझ ना पाते कि उसमें इंटरनल एनर्जी है भी या नहीं। द गैदरिंग ऑफ 10,000 शैडोज टेक्निक जबकि 4 जनरेशन से चली आ रही थी, फिर भी यह टेक्निक कभी फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंची थी और हमेशा एक अधूरी विद्या बनी रही। पर अब यही विद्या जिन्मू सीख रहा था। अगर जिन्मू के पास कोई विकल्प होता तो जिन्मू कभी भी ये टेक्निक ना चुनता, पर क्योंकि बाकी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स सेंट्रल अलायंस ले जा चुका था तो जिन्मू के पास कोई भी चारा ना था। जिन्मू फिर उसी रूम में अपनी बनाई तलवार से प्रैक्टिस करता है और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद जिन्मू बाहर जाता है। बाहर यूना खड़ी थी और चारों ओर देख के सोचती है, तो ये नॉर्दर्न सेक्ट है। जिन्मू उसे देख के कहता है, ओह तुम आज बेहतर लग रही हो, तुम कई दिन से बाहर नहीं आई, मुझे फिक्र होने लगी थी, क्या तुम ठीक हो या नहीं? मैं कुछ खाने जा रहा था, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। यूना फिर उसके साथ चली जाती है। वहीं यूना जिन्मू से कहती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती थी जो भी तुमने अब तक मेरे लिए करा। थैंक्स टू यू जो मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिन्मू हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब आओ और खाना खा लो। यूना कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, पर जबकि उसके पेट से भूख के मारे आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। जिन्मू कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस खाने में जहर नहीं है। यूना कहती है, हे तुमने अब तक मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा? जिन्मू कहता है, तुमसे मैं क्या पूछूं? यूना कहती है, जैसे मैं कौन हूँ? जिन्मू कहता है, मुझे जानने की इच्छा नहीं, मुझे लगता है ना जानना ही अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा फील होता है अगर मुझे मालूम चला तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम नहीं बिता पाऊंगा। यूना कहती है, क्या तुम पागल हो? जिन्मू कहता है, अब तुम बकवास बंद करो और खाना खा लो, मुझे तुम्हारे पेट से आ रही आवाज नहीं सुननी। नेक्स्ट सीन कुछ दिन बाद का था। जिन्मू छत पर बैठकर कुछ सोच रहा था। मैं देख सकता हूँ मेरी बॉडी चेंज हो रही है, पर इस दीवार में एक और रहस्य है। अब समय आ गया है कि मैं ब्लेड ऑफ इटर्नल डार्कनेस को सीखूं, एक रहस्यमयी टेक्निक जो सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए बनाई गई थी। अभी तक मैं बस नॉर्मल शॉट टेक्निक सीख रहा था ताकि मैं इसे सही से प्रैक्टिस कर सकूं। जिन्मू फिर वापस तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और इसी तरह समय बीतता जाता है। दूसरी तरफ धीरे धीरे यूना अपनी इटर्नल एनर्जी रिकवर कर रही थी। फिर एक दिन जिन्मू अपनी तलवार बना रहा था, तभी वो यूना को सामने बैठा देखकर डर जाता है। होली शिट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यूना कहती है, मुझे नहीं पता तुम अपने काम में इतने फोकस थे या फिर तुम्हारे सेंसेस बहुत खराब है, क्योंकि मैं तो यहाँ कब से बैठी हूँ। पर खैर, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे भूख लगी है। जिन्मू चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम्हें यहाँ 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने? तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? तुम कब यहाँ से जाओगी? पर यूना उसकी बातें इग्नोर करके कहती है, हे मुझे खाना खिलाओ। जिन्मू कहता है, पता नहीं मैं भी ये किसी अनजान लड़की के लिए क्यों कर रहा हूँ, पर खैर चलो चलें। वहीं पीछे यूना सोच रही होती है, भले ही मैं उसे कितना देख लूं, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे मुमकिन है। एक नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस को बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आती, बल्कि उसे तो इसका थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। ये तो बस अपना समय लोहार का काम करने में जाया कर रहा है। तभी जिन्मू चिल्लाता है, हे अब तुम क्या कर रही हो? चलो, तुमने ही कहा था तुम्हें भूख लगी है। फिर दोनों खाना खाते हैं और इसी तरह कुछ और समय बीत जाता है। फिर एक दिन रॉयल गेस्ट नॉर्दर्न सेक्ट में आते हैं। गेस्ट में आने वाले लोगों में 4 डेड ऑफ हेवंस की डॉटर शिमशू और उनका बेटा सिमोन ली थे। साथ ही सियोमुन फैमिली से उनकी डॉटर हायरियुंग थी। 4 डेड ऑफ हेवंस के जनरल मॉक आते ही कहते हैं, क्या कोई है यहाँ पर? गार्ड्स भागते हुए आते हैं। वेलकम माय लॉर्ड्स। जांग पे हाँफते हुए कहता है, मैं जांग पे 3rd मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन हूँ। जनरल मॉक कहता है, क्या तुमने हमारा रूम प्रिपेयर करा है? वाइस कैप्टन सियोमू सांग कहता है, जी बिल्कुल, मैंने खुद आपका रूम प्रिपेयर करा है। आपकी जर्नी बहुत कठिन रही होगी, आ जाइए मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। पर तभी एक सैनिक मूसांग को पहचान लेता है और कहता है, हे तुम तो सियो मूसांग हो, मुझे नहीं लगा था मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। हाँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? हे ये मैं हूँ, योप वॉल। हे मूसांग। पर सियो मूसांग अपनी नजरें छुपा के उसे इग्नोर करता है। हायरियुंग कहती है, ये तो बहुत दुख की बात है। रियली, नॉर्दर्न सेक्ट जिसका पहले सम्मान किया जाता था अब बिल्कुल खंडर हो चुका है। वहीं शिमोन कहता है, पर ऐसे ही दुनिया काम करती है, अगर तुम अपनी ताकत खो देते हो तो तुम मारे जाओगे। उदाहरण के लिए एक हंटिंग डॉग ही ले लो, हंटिंग के बाद डॉग का कोई काम नहीं। शिमशू कहती है, ब्रदर तुम्हारे शब्द हमेशा बेकार क्यों होते हैं? दूसरी तरफ यूनहा जिन्मू के पीछे लगी थी। हे तुम हमेशा मीट क्यों खाते हो? क्या तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता? जिन्मू कहता है,
चुपकर बेशरम। पर तभी जिन्मू देखता है सामने सारे रॉयल गेस्ट खड़े थे। हायरिंग कहती है, तुम शायद नॉर्दर्न सेक्ट के आखिरी वारिस मास्टर जिन हो। सिमोन और सिमसू जिन्मू को देख के हैरान थे। ओह, तो ये सच में जिंदा है, इंटरेस्टिंग। वहीं यूना सोच रही होती है, यहाँ इतने लोग थे पर मैं किसी को भी सेंस नहीं कर पाई। मेरे सेंसेस तो वाकई में बहुत ज़्यादा घट चुके हैं। यूना फोकस, तुझे चौकन्ना रहना होगा। शिमोन जिन्हू से कहता है, हे मैं देख सकता हूँ तुम नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस हो। मेरा नाम सिमोन है। मेरे राइट में सिमसू मेरी छोटी बहन है और मेरे लेफ्ट में लेडी हायरियूंग सियोमून फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। जिन्मू उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम जिन्मू वॉन है। मेरे पास खड़ी लड़की मेरी दूर की कज़न है जो कुछ समय से यहाँ रह रही है। यूनहा ये सुन के हैरान हो जाती है। जांग पे वाइस कैप्टन से कहता है, क्या ये लड़की इसकी कज़न है? तुमने पहले ये पता क्यों नहीं लगाया? तुम नालायक, अभी तक क्या कर रहे थे? वाइस कैप्टन सियोमू सांग कहता है, मुझे माफ़ करना, हम सब गेस्ट रूम बनाने में बिजी थे। जांग पे कहता है, अब छोड़ो, कल तक जल्दी से पता लगाओ वो कौन है। तभी शिमू कहता है, पर क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिन्मू कहता है, मैंने पहले कहानियाँ सुनी है, तुम्हारा नाम भी मुरीम में फेमस है। शिमू कहता है, ओह तो ऐसी बेकार जगह, सॉरी मेरा मतलब नॉर्थ जगह में भी हमारा नाम फेमस है, तो इसका मतलब है हम फालतू बातें रहने देते हैं, बाकी बातें हम डिनर पे करेंगे। हायरियूंग कहती है, हे मास्टर सिम प्लीज़ थोड़ा इज्जत से बात करो। पीछे वाइस कैप्टन सोच रहा होता है, जिन्मू तूने हमारे परमिशन के बिना किसी को कैसे आने दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर सारे गेस्ट अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं यूना सोच रही होती है, ये लड़का इतना भी बेवकूफ़ नहीं जितना मैंने सोचा था। कभी कभी ये दिमाग लगा लेता है, बिना पल के झपकाए इसने झूठ बोल दिया। इंटरेस्टिंग, बट वेट, मुझे लगा था जिन्मू इस जगह का ओनर है, तो फिर वो लड़का ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे ये जगह उसकी हो? रात में शिमू जनरल मॉक से कहता है, हे जनरल मॉक, मैं यहाँ पुराने नॉर्दर्न सेक्ट की ग्लोरी का स्वाद लेने आया था, पर यह जगह तो बिल्कुल बेकार है। और हाँ, ये पीस जो सेंट्रल अलायंस ने मेनलैंड में बनाई है वो बस एक धोखा है। वो तो बस ये चाहते हैं कि ये सिस्टम कभी भी ख़त्म ना हो और सालों तक वो बस इसी जगह पर राज करें। जनरल मॉक कहता है, मैं मॉक इन प्योंग हमेशा अपने 4 डेड हेवेंस के मास्टर की सेवा करूँगा। शिमू कहता है, हे इसके लिए अभी समय है, जब तक मैं 4 डेड हेवेंस की राजगद्दी संभालूंगा। हालांकि मैं इतना भी नहीं रुकने वाला। ये जगह मेरी शुरुआत की फाउंडेशन बनेगी, ये बहुत शानदार होने वाला है। पर उससे पहले एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मुझे पहले उससे निपटना होगा। नेक्स्ट सीन जिन्मू का था। वो हर दिन की तरह अपनी तलवार पर काम कर रहा था। तभी पीछे से शिमू आके कहता है, मुझे नहीं लगा था एक हथौड़े की आवाज़ इतनी मधुर होगी। जिन्मू उसकी आवाज़ सुन के शॉक हो जाता है और सोचता है, कैसे? मैं तो पूरा एरिया सेंस कर रहा था, पर मुझे वो सेंस क्यों नहीं हुआ? जिन्मू कहता है, हे तुम कब आए? शिमू कहता है, एक शख्स जिस पर कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, उसके हिसाब से तुम काफ़ी अच्छे से उस भट्टी के सामने खड़े हो। ये जगह तो बहुत डल है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ समय रुक सा गया हो। साथ ही वो जिन्मू की एक तलवार निकाल के कहता है, तुम यहाँ रह कैसे सकते हो? वैसे क्या मैं ये तलवार देख सकता हूँ? शिन्मू फिर वो तलवार चला के देखता है और हैरानी से कहता है, वाओ ये तो काफ़ी अच्छी तलवार है, मेनलैंड में ये तलवार काफ़ी अच्छे दाम में बिकेगी। पर तभी शिमू वो तलवार जिन्मू की तरफ कर देता है। जिन्मू बहुत ज़्यादा डर जाता है। शिमू कहता है, नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस को कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आती। बुलशिट, ये तो बकवास है। अगर तुम सच में सब कुछ छोड़ चुके हो तो तुम जिंदा कैसे हो? जिन्मू शौक था और मन ही मन सोचता है, आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है? अब मैं क्या करूं? अगर मैं अभी इससे लड़ा तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ये लड़का 9 स्काइज के सेंट्रल अलायंस का बेटा है। मैं अपनी ताकत अभी नहीं दिखा सकता, वरना जिस मकसद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो सब बेकार हो जाएगी। शिट, तो मैं क्या करूँ? सिम जिन्मू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था और अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें अगर बचना है तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जिन्मू उसका किलिंग इंटेंट महसूस करता है और सोचता है, ये तो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। जिन्मू अचानक गुस्से से एनर्जी रिलीज करता है और एक पंच बनाता है, पर उसी क्षण वो रियलाइज़ करता है, वेट, नहीं, मुझे लड़ना नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले उसे महसूस भी नहीं कर पाया था। इसका मतलब वो एक मार्शल मास्टर है। अगर मैं अभी लड़ा तो मैं मारा जा सकता हूँ, पर ना लड़के मेरे जीवित रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तभी तलवार आके उसकी छाती में घुस जाती है। शिम हैरान हो जाता है, हाँ ये क्या हुआ? और वो अजीब सी की क्या थी? वहीं बाकी के लोग वहाँ आ जाते हैं। हायरियूंग चिल्लाते हुए कहती है, बस करो मास्टर सिम, और भाग के जिन्मू को पकड़ती है। हे हिम्मत बनाए रखना,
हम अभी तुम्हारी ब्लीडिंग रोकते हैं। जिन्मू दर्द से चिल्लाने लगता है और मन ही मन सोचता है, शिट, ये तो बहुत दर्द कर रहा है। शुक्र है उसने मेरे वाइटल ऑर्गन्स मिस कर दिए। सिम सोचता है, ये तो एक सिंपल अटैक भी डॉज नहीं कर पाया। तो क्या वो अफवाहें सच थी? क्या सच में इसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती? पर अगर ये सच है तो अचानक वो की क्या थी? क्या मेरे सेंस आज ठीक नहीं है? शायद हो सकता है, क्योंकि जब से मैं इस जगह पर आया हूँ मैंने ढंग से आराम नहीं किया। हायरुंग चिल्लाते हुए कहती है, हे मास्टर सिम, आखिर तुम करना क्या चाहते थे? सिम सोच रहा था, लगता है मुझे इसे धीरे धीरे और बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पर अभी के लिए मुझे रेस्ट लेना होगा। और वो हायरुंग से कहता है, क्या हुआ? मुझे तो लगा था वो ऐसा सिंपल अटैक डॉज कर लेगा। किसको पता था वो इतना बेकार है। खैर छोड़ो, मैं उसे तुम पे छोड़ता हूँ। हायरुंग जिन्मू को एक पिल देते हुए कहती है, ये एक जल्दी रिकवरी करने वाली पिल है, इसे खा लो, तुम्हारी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी। और मुझे माफ़ करना मास्टर जिन, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मास्टर सिम इतने हिंसक हो सकते हैं, पर मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जिन्मू अभी भी दर्द से करा रहा था। हायरुंग कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ आती हूँ। कुछ समय बीतने के बाद जिन्मू को वापस होश आता है। सामने यूना खड़ी थी। यूना कहती है, क्या यह हालत तुम्हारी उन्होंने करी है? तुम सच में गधे हो। अगर तुम कमज़ोर हो तो फिर भी तुम उनसे लड़ सकते थे, और इतना भी नहीं कर सकते तो तुम वहाँ से भाग सकते थे। पर खैर, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो हरामखोर क्यों? वो ये सब बोल ही रही थी कि जिन्मू उसका हाथ पकड़ के कहता है, शुक्रिया यूनहा, मिस्टर वांग के अलावा बस एक इकलौती तुम हो जिसने मुझे डांटा है। यूनहा यह सुन के हैरान हो जाती है, पर तभी उसको मुक्का मार के कहती है, तुम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे हो? साथ ही वो कहती है, मैं शायद जल्दी ही यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। जिन्मू यह सुन के उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन यूना का था और वो अपनी इंटरनल एनर्जी रिकवर कर रही थी। तभी वहाँ पर सार्युंग आता है और कहता है, यंग मिस, मैं अभी अपने मास्टर से मिलकर आ रहा हूँ। हमारे मास्टर बिल्कुल सही सलामत हैं और पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। यूना कहती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सार्युंग कहता है, हम जल्दी ही अपना आगे का मिशन स्टार्ट करने वाले हैं, आप अपनी तैयारी कर लें। नेक्स्ट सीन एक पहाड़ी का था। डामसू जियोन नॉर्दर्न बॉर्डर पहुंच चुका था। वो नॉर्दर्न पहाड़ियों को देख के कहता है, सो ये है नॉर्थ की बंजर ज़मीन, इससे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स निकल रही है, ये वाकई में सुंदर है। तभी वो पीछे कुछ महसूस करता है और कहता है, तुम लोग ऐसे चूहों की तरह छुपकर मेरा मूड खराब कर रहे हो। कौन हो तुम? जल्दी खुद को दिखाओ। ये कहते ही जमीन के भीतर छुपे लोग बाहर निकलते हैं। एक कहता है, तुम्हारे सेंसेस तो काफ़ी अच्छे हैं, पर अब बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? डामसू सोचता है, आखिर ये लोग हैं कौन? इनके पास जो हथियार है वो भी काफ़ी अजीब है, साथ ही जो इनसे की निकल रही है वो भी बाकी किसी मार्शल आर्टिस्ट से अलग है। तो इसका मतलब अभी भी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं लड़ा नहीं। नॉर्दर्न रीजन तो वाकई में अमेजिंग है। डामसू उनसे कहता है, हे तुम तिल जैसे हरामखोर, मुझे तुम्हें यह बताने की क्या ज़रूरत? पर वो अजीब शख्स कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देता हूँ, अगर तुम यहाँ से वापस चले जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डामसू हंसते हुए कहता है, शायद ये मुझे कहना चाहिए जब तक मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। वो शख्स कहता है, वाओ तुम कितने बेवकूफ़ घमंडी हो। खैर अगर यही बात है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि तुम उस लड़की को बचाने आए हो। ये कहते ही सारे डामसू पर अटैक कर देते हैं। डामसू भी उनकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, पर अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। वो सारे चेन से बंधे अपने चाकू डामसू पर फेंकते हैं और कहते हैं, हिडन फोर्स ऑफ डिमोनिक फ्लेम्स। साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, पर धुआं हटने पे हम देखते हैं डामसू अभी भी सही सलामत खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। वो सारे डामसू को देख के शौक हो जाते हैं। डामसू सारी चेन्स एक हाथ से पकड़ के खड़ा था। वो फिर अपना दूसरा हाथ उठाता है और एक जोर का पंच बनाता है और एक भयंकर ब्लास्ट के साथ पंच मार के सारे हिडन गोस्ट को मार देता है। बाकी बचे लोग ये देख के शौक थे। वो कहते हैं, आखिर ये क्या था? उसने तो एक ही झटके में सारे हिडन गोस्ट को मार दिया। डैम इट, जल्दी करो और अपने ब्लड ब्लेड्स निकालो। हम ब्लड फॉर ब्लड डिस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे और उसे मार डालेंगे। वो सारे अपनी ब्लड ब्लेड से डामसू पर अटैक करते हैं, पर डामसू भी उनकी तरफ बढ़ता है और कुछ ही देर में डामसू सबको मार डालता है। डामसू कहता है, ये फ्लैश फॉर बोन्स टेक्निक यूज़ कर रहे थे। ये हरामखोर कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। ये मैंने जितने सोचे थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक थे। शायद मुझे किसी एक को जिंदा रखना चाहिए था। डामसू खुद भी खून से लथपथ था और अपने शरीर में लगे ब्लेड्स निकालता है और कहता है, इतना स्ट्रॉन्ग तो मास्टर ऑफ स्विफ्ट ब्लेड बेग संगवान भी नहीं था। पर खैर, मैं ऐसे ही किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, मेरा वेट करो।
नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। मैं बस आया। दूसरी तरफ कुछ दिन बाद हायरिंग जिनमू से पूछती है, हे क्या तुम आप ठीक हो? मैं बस तुम्हें ही मेडिसिन देने आ रही थी। जिनमू कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं जब मैं ऐसे जख्मी हुआ हूँ। हायरिंग कहती है, वापस से मैं सिम की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, साथ ही इस जगह पर बिना परमिशन के आने की। जिनमू कहता है, मैं वापस से यही कहूँगा, ये पहली बार नहीं जब लोगों ने ऐसा किया हो, पर अब जबकि तुम लोग यहाँ हो तो मैं चाहूँगा तुम लोग इधर अच्छा समय बिताओ। हायरिंग कहती है, वेल शुक्रिया, मैं तुम्हारी दयालुता देख के हैरान हूँ। मैं तो सोच रही थी मास्टर जिन आप हमसे क्रोधित होंगे, स्पेशली क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर्स 9 स्काइज के मेंबर्स हैं, और तो और मेरे फादर तो स्योमून हैं। पर मेरा विश्वास करना, मैं अपने ग्रैंडफादर से बिल्कुल अलग हूँ, और अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं आपकी मदद करने को रेडी हूँ। वहीं बिल्डिंग की छत से स्योमून फैमिली का बॉडीगार्ड योन सोसो ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद हायरिंग सिम के कमरे में जाती है और कहती है, हे मास्टर सिम। सिम कहता है, हे लेडी हायरिंग, क्या बात है? हायरिंग गुस्से से कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लड़के से बदतमीजी करना बंद करो। सिम कहता है, गॉड डैम इट, तुम अभी भी उस बारे में बातें कर रही हो। मुझे क्या पता था वो इतना मामूली अटैक भी डॉज नहीं कर पाएगा। मैं समझ गया, अब जाओ यहाँ से, तुमने तो मुझे इतनी रात में डरा ही दिया। पर हायरिंग कहती है, पर वो लड़का हमारे प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्लान के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है, एक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के वारिस की तरह। तो अब ये दिमाग में बनाए रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जिसने एक पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। ये था डिमोनो प्रिमोडियल कैओस टाइम हुकांग। हम देखते हैं उसने एक ही पंच में अपना हाथ एक शख्स के आर पार कर दिया था। वो कहता है, ये तो बहुत निराशाजनक बात है, इन सब में तो थोड़ा भी दम नहीं था। तभी एक भेड़िया के कपड़े पहने एक शख्स टाइम हुकांग से कहता है, लॉर्ड मैं आ गया। वो हमारे गोस्ट ट्रूप्स ने जब हमें उस लड़की का पता बताया तब से हमारा उनसे कांटेक्ट टूट चुका है, वो सारे मारे जा चुके हैं। टाइम हुकांग शॉक हो जाता है, क्या एलिट फोर्स हिडन गोस्ट मारे जा चुके हैं? साथ ही वो शख्स बताता है, जी, और सुनने में आया है कि उन्हें एक यंग लड़के ने मारा है जो कि अभी वहीं जा रहा है जहां वो लड़की छुपी है। टाइम हुकांग ये सुन के हंसने लगता है और अपने साथियों से कहता है, वेल तो फिर हम सब अब वहीं जाएंगे, लेट्स गो बैंड ऑफ डार्क वोल्व्स। अब हम खरगोश का शिकार करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डामसू नॉर्दर्न सेक्ट के गेट पर खड़ा था। जिनमू डामसू को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, इसका ऑरा तो बहुत भयानक है, मेरे पैर कांपने लगे हैं, क्या ये कोई मार्शल मास्टर है? डामसू चारों तरफ देख के कहता है, ओह तो ये नॉर्दर्न सेक्ट है, क्वाइट इम्प्रेसिव। फिर डामसू जिनमू को देखता है और कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन है? पर तभी पीछे से सिम आके कहता है, ब्रदर तुम फाइनली आ चुके हो, तुम्हारी ये जर्नी काफी कठिन रही होगी। डामसू कहता है, ओह तो बड़े भाई और बहन यहाँ पहले ही आ चुके हैं। तभी सिम डामसू के कपड़े देखकर हैरान हो जाता है, वेट ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? ब्रदर मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? हायरिंग कहती है, मास्टर डामसू आखिर ऐसा क्या हुआ? 100 मैन चैलेंज में तुम्हारा लास्ट अपोनेंट बेगसांगवान था, क्या उसने तुम्हें ये चोट पहुंचाई है? जिनमू ये सुन के सोचता है, 100 मैन चैलेंज तो इसका मतलब है ये वही है डामसू जियोन जिसके बारे में मिस्टर वांग ने मुझे बताया था। डामसू कहता है, बेगसांग एक अच्छा अपोनेंट था पर उसमें इतना जोर नहीं कि वो मुझे जख्मी कर पाता। सिम कहता है, ब्रदर आप अंदर चलो, हम आपके घाव ठीक कर देंगे, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। आखिर वो हरामखोर कौन था जिसने राइजिंग स्टार ऑफ ईस्टर्न स्काई डामसू जियोन की ये हालत करी? डामसू हंसते हुए कहता है, हालांकि वो लोग काफी भयानक थे पर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जिसने पूरे मुरिम को हिला कर रखा है। एनीवे वो सब तो ठीक है, पर पीछे वो लड़का कौन है? सिम कहता है, वो नॉर्दर्न सेक्ट का वारिस है, पर वो बिल्कुल बेकार है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन जिनमू का था। जिनमू सोचता है, अच्छा तो ये था डामसू जियोन, मुझे नहीं लगा था मैं उसे यहाँ मिलूंगा, पता नहीं उसका इन सब से क्या रिश्ता है, पर उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था और उसकी की तो अलग ही लेवल पर थी। वो ये सोच ही रहा था, तभी जनरल मॉक आके कहता है, मैं एलिट गार्ड का जनरल मॉक प्योंग आपको एक मैसेज देने आया हूँ। जिनमू कहता है, कैसा मैसेज? जनरल मॉक कहता है, आपको वॉचियन पैलेस पर डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, हमारे गेस्ट ने यहाँ के ओनर को डिनर के लिए इन्विटेशन देने को कहा है। जिनमू कहता है, वेल मैं हैरान हूँ बट मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ। जनरल मॉक कहता है, तो ठीक है, आप कल वॉचियन पैलेस में डिनर के वक्त पहुंच जाना, और हाँ आप अपनी कजन को भी साथ ला सकते हैं। वहीं डामसू नहाते वक्त सोच रहा होता है, जिनमू वॉन उसकी की तो बिल्कुल ना के बराबर थी, बल्कि मुझे तो उसके भीतर से थोड़ी भी मार्शल आर्ट सेंस नहीं हुई, पर कुछ तो था जो मुझे उसके भीतर सेंस हो रहा था, वो फिजिकली हो या स्पिरिचुअली, बट उसके अंदर नॉर्दर्न सेक्ट की स्ट्रेंथ और विल जरूर मौजूद है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था। डामसू बाहर बैठकर जिनमू का इंतजार कर रहा था। जिनमू के आते ही डामसू कहता है, ओह आप आ गए, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई।
मेरा नाम डामसू चियोन है। जिनमू कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम जिनमू वॉन है। डामसू कहता है, मैं यहाँ आपको धन्यवाद कहने आया हूँ कि आपने मुझे बिना किसी परमिशन के अपनी जगह पर आने दिया। मैं काफ़ी समय से नॉर्दर्न सेक्ट आने की सोच रहा था और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मास्टर जिन, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जिनमू कहता है, वेल, यहाँ ऐसा देखने को कुछ भी नहीं है क्योंकि अब यहाँ सब कुछ कबाड़ हो चुका है, बट मैं होप करता हूँ तुम्हें निराशा नहीं हुई होगी। डामसू कहता है, बाहरी दिखावट से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस खुशी है कि मैं उस शख्स को देख पाया जिसने नॉर्दर्न सेक्ट की विल इनहेरिट की है। नेक्स्ट सीन रात का था। जिनमू और यूना डिनर के लिए जा रहे थे। जिनमू कहता है, हे, मैंने कहा मैं अकेले जा सकता हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूना कहती है, नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और वैसे मुझे यहाँ से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम क्या सोच रहे थे? तुम ये सब अकेले खाने वाले हो? साथ ही यूना सोच रही थी, मैं रोज रोज सेम खाना खा के पक चुकी हूँ, देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। सिम उन्हें देख के कहता है, हे, तुम आ गए, आ जाओ हमारे साथ बैठो। यूना डामसू को देख के सोचती है, हाँ, ये शेर जैसा दिखने वाला शख्स कौन है? डामसू भी सोचता है, अच्छा तो ये है मास्टर जिनमू की कजन। पता नहीं पर यह सच भी है या नहीं, क्योंकि उसके भीतर से कोई मामूली की नहीं निकल रही। क्या वो कोई बॉडीगार्ड है? पता नहीं, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वो कोई मामूली इंसान नहीं। डामसू कहता है, वेलकम मास्टर जिन, मुझे खुशी है आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। फिर वो सारे बैठ जाते हैं। सिम कहता है, सो अब जब हम सारे यहाँ पर आ चुके हैं तो काम की बात करते हैं। डामसू कहता है, मास्टर जिन, पहले तो हम वॉचन पैलेस बिना परमिशन के यूज करने के लिए माफी मांगते हैं। हालांकि हमारे पास इसका भी रीजन है। हम चाहते हैं आप दोनों हमारे साथ इस काम में साथ दें। हम एक सेरुलियन ड्रैगन सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हायरिंग कहती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा यंग जनरेशन मार्शल आर्टिस्ट की पॉलिटिक्स में आवाज उठाना। हम चाहते हैं उनकी आवाज सेंट्रल लाइंस तक पहुंचे। अभी के लिए सिर्फ हम 3 हैं, बट हमें बहुत सारे यंग मार्शल आर्टिस्ट का सपोर्ट है। जिनमू कहता है, पर उसके लिए तुम्हें नॉर्दर्न सेक्ट आने की क्या जरूरत थी? हायरिंग कहती है, हमारी ओल्डर जनरेशन ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई नई जनरेशन आके नया ग्रुप बनाए। डामसू कहता है, हालांकि ऐसा कोई भी मार्शल आर्ट नहीं जो नॉर्दर्न सेक्ट की रेस्पेक्ट नहीं करता। हम में से ज्यादातर लोग नॉर्दर्न सेक्ट की रेस्पेक्ट करते आए हैं। उनकी सालों साइलेंट नाइट के साथ करी लड़ाई हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत नॉर्दर्न सेक्ट से करें। हमारा इस मीटिंग का मकसद था कि हम सब मिलकर सेरुलियम ड्रैगन सोसाइटी बनाने का वादा करें, और इसके लिए मास्टर जिन्हें हम चाहते हैं आप इसके गवाह बने और अपनी मंजूरी दें। यूना सोच रही होती है, ओह, तो ये चाहते हैं जिनमू इन सब की जिम्मेदारी ले और सारा ब्लेम अपने सर पर ले ले। जिनमू कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मैं खुद इस सब पर नजर बनाए रखूंगा। डामसू कहता है, शुक्रिया मास्टर जिन। फिर वो सारे डिनर करते हैं। वहीं पहाड़ी पर 2 गार्ड्स खड़े थे। एक कहता है, सेट मैन, पता नहीं क्यों हमें हमेशा यहाँ वॉच ड्यूटी पर लगाया जाता है। दूसरा कहता है, हाँ, तूने सही कहा, मुझे तो लगा था उनके आने से हम शायद 4 डेड ऑफ हेवेंस ज्वाइन कर पाएंगे, पर वो तो हमें और भी पूरी तरह ट्रीट करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता वो हमें इस जगह की पहरेदारी करने को कह रहे हैं जहाँ एक चींटी भी नहीं आती। दूसरा कहता है, बिल्कुल, और पता नहीं हमें ये पहरेदारी कब तक करनी पड़ेगी। मुझे तो भूख लगने लगी है। उनके खाने के बाद कुछ तो बचा होगा। मैंने देखा था आज बहुत खाना बना है। उस खाने के बारे में सोच के ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी दोनों पर एक बड़ी सी परछाई पड़ती है। दोनों हैरान हो जाते हैं, हाँ, ये क्या है? और वो जैसे ही पीछे देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पास में सियोमूसांग और एक दूसरा गार्ड पहरेदारी कर रहे थे। सियोमूसांग कहता है, वेट, कुछ ठीक नहीं लग रहा। दूसरा कहता है, क्यों, क्या हुआ वाइस कैप्टन? सियोमूसांग फिर सीटी बजा के सिग्नल करता है, पर पहाड़ी से कोई जवाब नहीं देता। वो पूछता है, ये नॉर्थ वेस्ट पहाड़ी पर कौन पहरेदारी कर रहा है? गार्ड कहता है, सर, आज शायद चुनम्यूंग और नामोल गए थे। सियोमूसांग सोचता है वो दोनों जवाब क्यों नहीं दे रहे। फिर वो भागता हुआ पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पीछे से गार्ड चिल्लाता है, सर रुक जाइए। साथ ही वो वाइस कैप्टन की स्पीड देखकर हैरान था और सोचता है, हाँ, सर कब इतने फास्ट हो गए। कुछ देर बाद वो गार्ड पहाड़ी पर पहुंचता है और हाँफते हुए कहता है, सर आप मेरे लिए क्यों नहीं रुके? पर जैसे ही वो आगे देखता है वो शॉक हो जाता है। आगे सारे गार्ड्स की लाशें पड़ी थी, किसी ने उन्हें बुरी तरह मार डाला था। सियोमूसांग भी वही मूर्ति की तरह खड़ा था। नेक्स्ट टाइम पैलेस में देखते हैं सभी डिनर कर चुके थे। तभी डामसू आके जिनमू से कहता है, मास्टर जिन, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो दोनों चले जाते हैं। साथ ही हायरिंग यूना से कहती है, लेडी यूना, आपको खाना कैसा लगा? पर यूना कहती है, आखिर तुम कब तक उसे परेशान करने वाले हो? तुम्हें उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हायरिंग कहती है, जैसे हमने बताया, हम बस मास्टर जिन की मंजूरी चाहते हैं। हमें माफ करना अगर इससे उन्हें कोई दिक्कत हुई हो। यूना कहती है, बस उसे परेशान करना बंद करो, तुम्हारे बिना भी उसकी जिंदगी बहुत बेकार है। तभी सिमसुक कहती है,
मुझे तो लगता है हमसे ज्यादा तुम उसे परेशान करती हो। उसे तो इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तुम क्यों बीच में आके प्रॉब्लम कर रही हो? हमें पता है तुम उसकी कजन हो, पर तुम्हें अपनी हैसियत देख के बोलना चाहिए। और तुम भी हमसे कम नहीं हो, मैं देख सकती हूँ। तुम भी उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही हो। यूना ये सुन के गुस्सा हो जाती है, पर तभी यूना कुछ महसूस करती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, वेट, वो क्या था? नहीं, क्या ये वो तो नहीं? दूसरी तरफ डामसू जिन्मू से कहता है, मुझे माफ करना, हमने अचानक तुमसे तुम्हारी मंजूरी मांग ली। मैं समझ सकता हूँ तुम परेशान हो, बट मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सेरुलियम ड्रैगन सोसाइटी ज्वाइन कर लें। क्यों ना साथ मिलकर हम ये दुनिया बदलें। तभी धमाके के साथ टाइमुकांग नॉर्दर्न सेट की दीवार तोड़कर आता है। सारे गार्ड्स चौकन्ना हो जाते हैं। हे, उसे भीतर मत घुसने देना। सारे गार्ड्स टाइमुकांग को घेर लेते हैं और चिल्ला के एक साथ उस पर हमला करते हैं। पकड़ो इसे। पर टाइमुकांग एक पावरफुल टोर्नेडो टाइप एनर्जी रिलीज करता है और सारे गार्ड्स वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी आसमान से कोई उड़ता हुआ वहां आता है। टाइमुकांग कंफ्यूज था और पूछता है, ओह, अब तुम कौन हो? ये डामसू था। वो आते ही कहता है, मेरा सम्मान करने की बजाय तुम मेरा नाम पूछ रहे हो। मेरा नाम है डामसू चियोन, और तुम कौन हो जो इस जगह पर तबाही मचा रहे हो? ताइमुकांग ये सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तो वो छोटा बच्चा तू है जो ऐसा बचकाना नाम लेके घूम रहा है? द राइजिंग स्टार ऑफ ईस्टर्न स्काई, मतलब तू ही था जिसने मेरे हिडन गोस्ट ट्रूप्स को मार डाला। ये बच्चा, आखिर कौन ये बिलीव करेगा? हा, डामसू याद करता है, हिडन गोस्ट ट्रूप, ओह अच्छा वो हरामखोर। तो मतलब ये सब एक ही ग्रुप के हैं। तो जैसा मैंने सोचा था, ये लोग कोई मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। फिर डामसू कहता है, अगर मैं सही हूँ तो तुम लोग साइलेंट नाइट से हो। टाइमुकांग मुस्कुराते हुए कहता है, ओ, तुम्हारी आंखें देख के लगता है तुम ये जान के काफी एक्साइटेड हो बच्चे, बजाय डरने के। तभी अंदर पैलेस में योफोल जख्मी हालत में आता है और सारे उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शिम कहता है, हे, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? यूना कांपते हुए सोचती है, मुझे नहीं लगा था वो मॉन्स्टर मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। तभी जिन्मू उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? यूना कहती है, बाहर जो मॉन्स्टर है तुम सब उसे हराने की सोच भी नहीं सकते। तुम्हें यहाँ से बच के भागना होगा जिन्मू। जिन्मू कहता है, पर लगता है उसके लिए काफी देर हो चुकी है। पीछे भेड़िए की ड्रेस पहने एनिमी आ चुके थे। सिम कहता है, हे, यह हरामखोर कौन है और हमारे एलिट टाइगर गार्ड्स ने इन्हें अब तक मारा क्यों नहीं? पीछे हायरिंग सोच रही थी, हमें शांत रहकर कुछ सोचना होगा। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये लोग साइलेंट नाइट से हैं, पर लेकिन ये अचानक इतने सालों के बाद वापस क्यों आ गए? अगर लोगों को इस बारे में पता लगा तो पूरी दुनिया में केओस मच जाएगा। पर वेट, क्या पता डामसू चियोन इन्हें हरा दे। यूना जिन्मू के आगे खड़े होके कहती है, जिन्मू तुम बस मेरे पीछे रहना। बाहर डामसू मार्शल आर्ट स्टांस लेके कहता है, मुझे ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना होगा। डामसू लाइट की स्पीड से टाइमुकांग पर अटैक करता है। उसकी स्पीड देखकर टाइमुकांग की आंखें चौंधिया जाती है और वो कहता है, वेट, ये रोशनी क्या है? क्या मुझे आत्मज्ञान होने वाला है? पर डामसू तेजी से आके नीचे से उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, अगर तुम साइलेंट नाइट्स हो तो ये नाम डामसू चियोन हमेशा याद रखना। डामसू भी टाइमुकांग को एक के बाद एक पंचेस मारता है। साथ ही वो ओपनिंग ऑफ थर्ड आई और 3 कॉन्सिक्यूटिव बराज ऑफ लाइट मार के टाइमुकांग के टुकड़े कर देता है। टाइमुकांग बिल्कुल बुरी हालत में गिरा पड़ा था। डामसू ये देख के कहता है, ओ, लगता है मैंने ज्यादा ही जान लगा दी और मुझे नहीं लगा था इस अटैक से मैं इतना थक जाऊंगा। खैर, दोबारा किसी दिन समय मिला तो मैं तुम्हारे बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा। फिर डामसू वहां से जाने लगता है। तभी पीछे हड्डियां चटकने की आवाज आने लगती है। डामसू ये सुन के हैरान हो जाता है। पीछे टाइमुकांग वापस खड़ा हो चुका था और अपना शरीर ठीक करने लगा था। ये देख के डामसू कहता है, पर ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई मॉन्स्टर है? टाइमुकांग खून में लथपथ अपना जबड़ा ठीक करते हुए कहता है, एक बच्चे के मुकाबले ये काफी अच्छा था, हालांकि मुझे मानने के लिए ये काफी नहीं। तभी टाइमुकांग अपने हाथ में एक अटैक बनाता है और एक बड़ा सा विंड अटैक डामसू पे मारता है। डामसू जंप करता हुआ उसे आसानी से डॉज कर लेता है, पर जब तक डामसू कुछ और करता, टाइमुकांग उसके ऊपर आके उसे जोरदार किक मारता है। साथ ही स्पिन करते हुए डाइव मार के डामसू को जमीन में गाड़ देता है। टाइमुकांग डामसू के ऊपर खड़ा था और कहता है, तू सिर्फ एक ही अटैक से ढेर हो गया और तू खुद को राइजिंग स्टार ऑफ ईस्टर्न स्काई कहता है। क्या तुझे सच में लगा था तू इस दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर है, वो भी उन कमजोर मार्शल आर्टिस्ट को हरा के जो शांति के नशे में खोए थे? पर क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुझ में अभी भी ग्रो करने का पोटेंशियल है, तो आज मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। जब तू ताकतवर बन जाएगा तो वापस मुझसे लड़ने आना, तब तुझे मारने में मजा आएगा। टाइमुकांग ये कह के जाने लगता है, पर डामसू उसका पैर पकड़ लेता है। ये देख के टाइमुकांग गुस्सा हो जाता है और डामसू पर लातें बरसाने लगता है। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैंने तुझ पर दया करके तुझे जाने दिया, पर तुझे ये पसंद नहीं आया। अब मैं तुझे चीर के रख दूंगा। तभी सिमसू आके कहती है, हे रुक जाओ। टाइमुकांग कहता है, हाँ, अब तू कौन बेवकूफ है? सिमसू कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता हम कौन है?
मेरे फादर नाइन स्काइज के मेंबर हैं, उनका नाम है हिमुवे। अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो वो तुम्हें मार डालेंगे। वो ये बोल ही रही थी, तभी टाइमोकांग उसको मुक्का मार के उसके चिथड़े उड़ा देता है। हायरिंग ये देख के शॉक हो जाती है, साथ ही सिमोन गुस्से से चिल्लाने लगता है, नहीं मेरी बहन। वो उड़ते हुए टाइमोकांग पर अटैक करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। सिमोन अपना डिमोनिक हैंड्स ऑफ क्रिम्सन किंग अटैक करता है, पर टाइमोकांग एक ही हाथ से एनर्जी ब्लास्ट करके उसे उड़ा देता है और कहता है, लगता है ये जगह बस कमजोर मक्खियों से भरी है। जिन्मू टाइमोकांग की पावर्स देखकर शॉक था। तभी यूना लड़ते हुए उसे खींचती है, हे जिन्मू तुम ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? मैं तुझसे कह चुकी हूँ, तुम बस मेरे पीछे रहो। यूना एक के बाद एक सारे वोल्व्स को मार रही थी। जिन्मू भी यूना को देखकर शॉक था। दूसरी तरफ हायरिंग सिम्सू के बारे में सोच के पागल हुई जा रही थी। मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। वो मॉन्स्टर आया कहाँ से? क्या वो हमें मारने आया है? पर क्यों? क्या उसे सच में नहीं पता हम कौन है? या शायद जिन्मू ने ये अटैक कराया हो? नहीं, पर वो इनके ग्रुप का नहीं लगता। क्या ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है? नहीं, शांत हो जाओ हायरिंग, काम डाउन। मेरा मेन फोकस इस वक्त ये पता करना नहीं कि वो मॉन्स्टर कौन है और हम पे हमला क्यों कर रहा है, पर बल्कि साइलेंट नाइट्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना होना चाहिए। तभी हायरिंग की गार्ड कहती है, बड़ी बहन ये सिचुएशन खराब होती जा रही है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। बाकी सबको छोड़ दो, हमें बस मास्टर डामसू और मास्टर सिम को लेकर यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों फिर पैलेस से भाग जाते हैं। साथ ही जनरल मॉक उनके पीछे आ रहे वोल्व्स को रोकता है। हायरिंग और गार्ड बाहर टाइमोकांग के सामने पहुंचते हैं। हायरिंग कहती है, जिन्मू जिस तरह से हमने तुम्हारा इस्तेमाल करा उस हिसाब से तुम हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये बहुत दुख की बात है, पर हमें तुम्हें यहीं छोड़ के जाना होगा। मैं वापस मेनलैंड आकर नया प्लान बनाऊंगी। अभी के लिए मेरा मकसद है कि किसी को पता ना चले मास्टर डामसू की आज हार हुई है। हायरिंग फिर मैजिक करने लगती है, एनवेलपिंग फेट ऑफ हेवनली इल्यूजन। विंडो से जिन्मू ये सब देख रहा था। वो सोचता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हायरिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी टूल या मीडियम के फैला रही है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये स्योमुन वा की ग्रैंड डॉटर है। ओके, सो ये है स्योमुन फैमिली की ताकत। हायरिंग टाइमोकांग को एक इल्यूजन में फंसा देती है। टाइमोकांग एक खाली स्पेस में पहुंच चुका था। वो कहता है, ओह ये क्या है? ये तो एक शानदार इल्यूजन है। बाहर हायरिंग और गार्ड डामसू और सिमोन को लेकर जाने लगते हैं। हायरिंग कहती है, वो मॉन्स्टर जल्दी ही इल्यूजन से बाहर आ जाएगा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अंदर जनरल मॉक और बाकी गार्ड्स मर चुके थे। जिन्मू ये देख के सोचता है, इन सबको पता था कि वो इन्हें छोड़कर भाग जाएंगे, पर फिर भी इन्होंने जितना समय हो सका उतना समय एनिमी को रोक के रखा। पर ऐसा मर के क्या फायदा जब उन्हें तुम्हारी कुर्बानी से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ये सब सिर्फ सम्मान और इज्जत के लिए लड़ते हैं? पर इन सब का भी मरने के बाद क्या फायदा? मुझे तो ये देख के सिर्फ ऐसा लगता है ये सब कुत्तों की मौत मरे हैं। दूसरी तरफ यूना सारे वोल्व्स मार चुकी थी। तभी यूना बाहर कुछ भयानक सेंस करती है। बाहर टाइमोकांग भयंकर एनर्जी रिलीज करके इल्यूजन तोड़ देता है। टाइमोकांग कहता है, हाँ क्या वो भाग गए? वाओ, काफी अच्छा प्लान था। जब तुम वापस आओ तो ताकतवर बन के आना ताकि मुझे लड़ने में मजा आए। पर खैर, मेरा असली टारगेट तो वो लड़की है। हे किड, आखिरकार हम फिर से मिल गए। यूना सामने खड़ी थी। वो कहती है, डीमन ऑफ केओस, एक मॉन्स्टर जिसे मारा नहीं जा सकता। साथ ही यूना जिन्मू से कहती है, हे जिन्मू जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। टाइमोकांग अपने दोनों हाथों में अटैक बना के कहता है, क्योंकि तुम उस औरत की आखिरी होप हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मारने वाला हूँ। पता नहीं इससे उस विच का दिल कितना टूटने वाला है। मुझे बस उसका तड़पना अपनी आंखों से देखना था। अपनी इस बेकार किस्मत के लिए तुम उस औरत को दोष देना। टाइमोकांग एक बड़ा सा अटैक यूना पर मारता है और वहीं एक बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है। सब धुआं धुआं हो चुका था। जिन्मू आंख खोलकर देखता है, यूना के बाल सफेद हो चुके थे और वो आसमान में उड़ रही थी। जिन्मू कहता है, सफेद बाल? वेट, ये तो विच ऑफ व्हाइट नाइट है। और इसी के साथ हमें बताते हैं, साइलेंट नाइट में एक रूलर ऑफ नाइट है जिसके पास सारा कंट्रोल है। यानी रूलर ऑफ नाइट एक किंग के समान है। साथ ही उसके अंदर 4 डीमन लॉर्ड्स हैं जो कि रूलर को सपोर्ट करते हैं। पहला है विलविंड ऑफ डार्कनेस, दूसरा ब्लैक गॉड ऑफ स्पीड, तीसरा बर्जर्कर ऑफ डिस्ट्रक्शन और चौथा ये विच ऑफ व्हाइट नाइट। और यही वो 4 डीमन लॉर्ड्स हैं जो रूलर की जगह पर तबाही मचाते हैं। इन चारों डीमन लॉर्ड्स ने पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई थी कि इनका नाम लेना भी मना था। साथ ही ये चारों ताकत में 9 स्काइज के बराबर थे, शायद उनसे भी ताकतवर। जिन्मू सोचता है, मुझे पता था ये कोई आम लड़की नहीं, पर मैंने ये नहीं सोचा था ये विच ऑफ व्हाइट नाइट की वारिस होगी। यूना हवा में स्टांस लेती है, विल ऑफ सिल्वर स्पिरिट। टाइमोकांग कहता है, ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी तक भागी नहीं। पर किडो, तुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। यूना सोच रही होती है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। जिन्मू, तुम्हें ये समय यहाँ से भागने के लिए यूज करना होगा। साथ ही यूना पत्थरों की तरफ देखकर सोचती है,
शायद वो जा चुका है। आई एम ग्लैड। तभी सामने से टाइमुकांग अटैक करता है और कुछ देर की बैटल के बाद टाइमुकांग यूना को पकड़कर खड़ा था। यूना बुरी हालत में थी। टाइमुकांग कहता है, तुमने सच में उस लड़के के लिए अपनी जान गंवा दी जिसने तुम्हें छोड़ने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। ये तो बेवकूफी है। खैर बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम समय है। टाइमुकांग फिर यूना का गला दबाने लगता है। यूना मरते मरते अपने और जिन्मू का पास्ट याद करती है। जिन्मू, तुम एक अकेले शख्स थे जिसने मेरी फिक्र करी थी। थैंक यू एंड गुड बाय जिन्मू वन। पर तभी टाइमुकांग के हाथ पर एक अटैक आके लगता है और टाइमुकांग कहता है, हाँ ये क्या था। यूनहा नीचे गिर जाती है। सामने जिन्मू एक तलवार लेकर खड़ा था। वो यूनहा से कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। टाइमुकांग अभी भी शॉक था और कहता है, ये अभी क्या था और आखिर तुम कौन हो। जिन्मू कहता है, मैं हूँ नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का 5th लीडर जिन्मू वॉन। यूनहा जिन्मू को देख के शॉक थी। जिन्मू, क्या तुम मुझे छोड़कर तलवार लेने गए थे। जिन्मू कहता है, हाँ, और अब तुम आगे आने की सोचना भी मत, तुम बस मेरे पीछे रहो। पर यूनहा हैरान थी, ये जिन्मू को अचानक क्या हो गया। जिन्मू तलवार के साथ फुल रेडी था। टाइमुकांग कहता है, ये तुम कौन सी पावर्स यूज कर रहे हो। साथ ही वो सोचता है, मेरी बॉडी ऐसी बनाई गई थी जिसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बट मेरा हाथ हील क्यों नहीं हो रहा। ये लड़का कौन सी पावर्स यूज कर रहा है। वहीं जिन्मू सोच रहा था, पता नहीं मैं ये पावर्स कब तक यूज कर पाऊंगा, या शायद दोबारा यूज भी कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं किसी से लड़ रहा हूँ। पहली बार में ही मुझे इस डीमन से लड़ना पड़ रहा है। ये तो बहुत बेकार सिचुएशन है। टाइमुकांग कहता है, तुम्हारी की काफी अस्थिर है, मुझे तुम्हें जल्द ही मानना होगा। टाइमुकांग फिर तेजी से जिन्मू को मुक्का मारता है, पर जिन्मू झुक के उसे डॉज कर लेता है। टाइमुकांग शॉक था, आखिर उसने इतने फास्ट ये डॉज कैसे कर लिया। फिर वो जिन्मू पर ऊपर से अटैक करता है, पर वापस जिन्मू वहां से हट जाता है। वो जिन्मू को किक मारता है, पर जिन्मू उसे भी डक कर लेता है। इसी तरह टाइमुकांग जिन्मू पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर जिन्मू किसी तरह सारे अटैक्स डॉज कर रहा था। टाइमुकांग गुस्से से पागल होने लगा था। हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ वाइस कैप्टन स्योमुसांग पहाड़ी से वापस आ रहा था। वो सोचता है, शिट, सारे गार्ड्स मर चुके हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो झाड़ियों में किसी को सेंस करता है। हे, कौन हो तुम, जल्दी से खुद को दिखाओ। झाड़ियों से जांग पे बाहर निकलता है और कहता है, हाँ वाइस कैप्टन तुम। स्योमुसांग पूछता है, कैप्टन तुम, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जांग पे डर के मारे इधर उधर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, कुछ भेड़ियों ने अचानक हम पर हमला कर दिया और मैं वहां मरते मरते बचा। और तुम कहाँ जा रहे हो, वहां वापस जाने की सोचना भी मत, चारों तरफ भेड़िए घूम रहे हैं, जल्दी करो और भागो यहाँ से। स्योमुसांग कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साथियों को उन भेड़ियों ने मार डाला, हमें कम से कम उनका बदला लेना चाहिए। जांग पे कहता है, ये तो कैसी बकवास करने लगा है, ये समय बदला लेने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। स्योमुसांग गुस्से से कहता है, वो सब ईमानदार वॉरियर्स थे जिन्होंने तुम पर ट्रस्ट करा था, वो सब तुम्हारे लिए अपनी जान गंवाने को तैयार थे, तुम्हें कम से कम उनके लिए लीडर का रोल निभाना चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट का सम्मान करना चाहिए। जांग पे कहता है, अपनी ये बकवास बातें बंद कर, इन सबसे मेरा क्या मतलब। शिट, हम उनकी मौत का बदला बाद में ले लेंगे, अभी के लिए हमें जिंदा रहना होगा। स्योमुसांग गुस्सा हो जाता है और जांग पे को एक लात मार के कहता है, तुम एक भद्दे बेकार इंसान हो, और भागते हुए पैलेस की तरफ जाता है। पीछे से जांग पे चिल्लाता है, हरामखोर, अगर तुझे मरना ही है तो जा मर जा, मैं जिंदा रहने के लिए जो कर सकता हूँ वो करूंगा। वहीं पैलेस में यूना जिन्मू को देख के सोच रही थी, क्या ये सच में जिन्मू है जिसे मैं जानती थी। क्या वो अब तक अपने स्किल्स छुपा रहा था, पर हालांकि अब भी मैं उसमें कोई की सेंस नहीं कर पा रही। जिन्मू, तुमने ये कौन सी मार्शल आर्ट सीखी है। वहीं फाइट में टाइमुकांग हवा में जंप करता है और कहता है, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, और अपना अटैक केओटिक रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन मारता है। आसमान से अनगिनत अटैक्स जिन्मू की तरफ बढ़ रहे थे। जिन्मू बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है, अगर मैं पूरा एरिया भी सेंस करूं तब भी मैं इन सारे अटैक्स से नहीं बच पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। दूर से स्योमुसांग उन अटैक्स को देख के कहता है, व्हाट द हेक, ये क्या चल रहा है, और सारी बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल चुकी है, ये जगह तो एक बैटलफील्ड बन चुकी है, और ये तो वो जगह है जहाँ पर वाचुअन पैलेस था। तभी वो योपोल को देखता है जो कि पत्थरों में मरा पड़ा था। स्योमुसांग उसे पकड़ के चिल्लाने लगता है, हे योपोल, तुम ऐसे नहीं मर सकते, अगर तुम मर गए तो मैं किस पर गुस्सा करूंगा। वो योपोल को याद करते हुए फूट फूट के रोने लगता है। वहीं फाइट में जिन्नू सोचता है, वेट यूना, मुझे पहले उसे बचाना होगा। और तभी उसे एक दीवार पर लिखी टीचिंग याद आती है जिस पर लिखा था, शैडो ब्लेड जिससे दोनों स्वर्ग और नर्क तबाह कर दिए गए। वेट, द शैडो जिससे दोनों गॉड्स और डीमंस को मारा जा सकता है, द शैडो ब्लेड ऑफ द एंड। तभी जिन्नू एक डार्क एनर्जी से घिर जाता है जो कि वेव ऑफ डिसोलेशन थी, यानी वेव्स जो कि सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दे। वहीं हम स्योमुसांग को देखते हैं जो कि योपोल की आंखें बंद करके उसे वहीं लेटा देता है। साथ ही हम देखते हैं उसके पीछे टाइमुकांग के अटैक्स की बारिश हो रही थी। उन अटैक्स के कारण हर जगह ब्लास्ट हो रहे थे। स्योमुसांग तलवार उठाकर देखता है,
सामने सब कुछ तबाह हो चुका था, पर अचानक वो अटैक्स के बीच में किसी को देखता है और कहता है, वेट, ये तो जिन्मू है, पर कैसे? वो तो एक शैडो की तरह बन चुका है। हम देखते हैं जिन्मू शैडो वेव्स की तरह ट्रैवल कर रहा था। वो यूना को बचाने के लिए अपनी तलवार से मल्टीपल स्लैशेस मारता है और तलवार से शैडोज की वेव्स निकलती है जो कि ताइमुकांग के अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी। ये देखकर ताइमुकांग शॉक था क्योंकि उसने भी कभी ऐसी ट्रिक्स नहीं देखी थी। तभी जिन्मू ताइमुकांग की तरफ बढ़ता है और उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है। ताइमुकांग सोचता है, नहीं, अगर मुझे ये अटैक लगा तो मैं मर सकता हूँ। ये कोई आम लड़का नहीं, भले ही इसके टाइगर की तरह दांत नहीं, बट ये टाइगर है, नॉर्दर्न सेक्ट का वारिस। ताइमुकांग अपने हाथ में अटैक बनाता है और तलवार से बाल बाल बच के जंप करता हुआ जिन्मू पर अटैक मारता है। जिन्मू इसे डॉज नहीं कर पाता और अटैक से दूर जाके गिरता है। ताइमुकांग कहता है, अब तो मुझे गुस्सा दिलाने लगा है, आखिर तूने ये अजीब सी टेक्निक कहाँ से सीखी? वो ये कह ही रहा था, तभी वो रियलाइज करता है उसका शोल्डर कट चुका था। वो सोचता है, आखिर इस हरामखोर ने ये कब किया? वहीं पत्थरों में जिन्मू खून की उल्टियां कर रहा था और कहता है, डैम इट, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, मैं अपनी लिमिट पर हूँ, अब मैं क्या करूँ? तभी ताइमुकांग सामने से आते हुए कहता है, अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस के कारण मेरी ये बॉडी ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, पर अब तुम मुझे कह रहे हो कि ये बॉडी खुद को हील नहीं कर पा रही। साथ ही ताइमुकांग जिन्मू को कुचलने से पहले कहता है, तुम उन बाकी लोगों से अलग हो। मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने अपने स्किल्स छुपा कर रखे। हरामखोर, तूने ये कौन सी मार्शल आर्ट सीखी है? यू सी, मुझे ऐसी फाइट्स बहुत पसंद है जहाँ पर मेरा विरोधी मुझे मारने का दम रखता हो, पर मुझे दुख है कि मैं तेरे साथ ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन तुझे मारने का कर रहा है। वो ये बोल ही रहा था, तभी यूना ताइमुकांग के मुंह पर एक अटैक करती है, पर ताइमुकांग को कुछ भी नहीं होता। वो यूना पर एनर्जी ब्लास्ट मार के कहता है, लगता है तुम्हें मरने का बहुत मन है। ये देख के जिन्मू शॉक था और चिल्लाने लगता है, यूना नहीं। वहीं ताइमुकांग जिन्मू को कुचलने वाला था, पर तभी बर्फ से बना एक बड़ा अटैक ताइमुकांग पर लगता है। साथ ही एक शख्स यूना को बचाता हुआ ले जाता है। जिन्मू दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वहीं यूना उस शख्स को देख के कहती है, सारियुंग तुम? ताइमुकांग पत्थरों में पड़ा हुआ था और सामने देख के कहता है, ओके, सो फाइनली तुम आ ही गई, द विच ऑफ व्हाइट नाइट। सामने वही डीमन लॉर्ड विच ऑफ व्हाइट नाइट सियो ग्यूमयांग खड़ी थी। ग्यूमयांग कहती है, डीमन ऑफ केओस, तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए था। ताइमुकांग कहता है, वो साइलेंट नाइट ही था जिसने मुझे बनाया है। वहीं सारियुंग यूना से कहता है, मिस मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। साथ ही सारियुंग सोचता है, विल ऑफ सिल्वर स्पिरिट हासिल करने के लिए मिस यूना को वर्ल्डली डिजायर्स और इमोशंस का त्याग करना होगा, पर लगता है उस लड़के के कारण मिस यूना अपने इमोशंस वापस पाने लगी है और सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। देखो मिस यूना कितनी बुरी हालत में है, इनकी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। इस दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो अपनी ताकत छुपा के रखते हैं, बिल्कुल उस हरामखोर की तरह, और ये हम कभी नहीं भूल सकते। वो साइलेंट नाइट का मरते दम तक दुश्मन रहेगा। वो नॉर्दर्न सेक्ट का लीडर है और लोगों को लगातार नॉर्दर्न सेक्ट खत्म हो चुका है, पर देख के ऐसा नहीं लगता। ये लड़का एक भयानक बीस्ट है जो कि अपनी ताकत छुपा रहा था, मुझे इसे मानना ही होगा। सारियुंग अपनी तलवार निकालता है और कहता है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तभी यूना उसे रोक के कहती है, प्लीज सारियुंग, उसे मत मानना, उस लड़के की कोई गलती नहीं, ये सब मेरी गलती है। वो मैं थी जो इसके घर पे बिना किसी परमिशन के रहने लगी और उसने मुझ पर दया करी बिना किसी कारण के। ये पहली बार था जब किसी ने मुझ पर दया करी हो। सारियुंग कहता है, पर मिस, वो एक भयानक बीस्ट है जो अपने स्किल्स छुपा रहा था, वो हमारे फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है। पर यूना कहती है, नहीं सारियुंग, ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई है। सारियुंग फिर शांत हो जाता है। साथ ही वो कहता है, एनीवे मिस, आप ये लीजिए, ये एक गॉडली पिल ऑफ रिकवरी है जो कि आपके घाव ठीक कर देगी। पर यूना को जिन्मू की फिक्र हो रही थी जो कि पास में घायल पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ विच और ताइमुकांग के बीच में इंटेंस बैटल चल रही थी। ताइमुकांग सोच रहा था, शिट, उस लड़के के अजीब अटैक्स के कारण मेरी बॉडी हील नहीं कर पा रही। ग्यूमयांग कहती है, पिछली बार तुम सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि तुमने हम पर अचानक हमला कर दिया था, पर नॉर्मल सिचुएशन में तुम्हारी अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं दोबारा तुमसे नहीं आने वाली। ग्यूमयांग फिर अपना अटैक बनाती है, मूनलाइट रोटेशन। पर ताइमुकांग कहता है, मैं सिर्फ इसलिए बनाया गया हूँ ताकि मैं तुम जैसे लोगों को मार सकूं, क्योंकि मैं हूँ द ग्रेट डीमन ऑफ केओस, ताइमुकांग। वो फिर भयानक एनर्जी रिलीज करता हुआ हंसने लगता है। साथ ही एक सफेद रोशनी पूरा एरिया कवर कर लेती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन्मू अपनी आंखें खोलता है और सामने ग्यूमयांग को देखकर डर जाता है। फिर वो आसपास ताइमुकांग को देखने लगता है। ग्यूमयांग कहती है, वो भाग चुका है और तुम शायद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के आखिरी वारिस हो। साथ ही ग्यूमयांग सोच रही थी, सबने सोचा था ये एक टाइगर का छोटा बच्चा है जिसके दांत भी नहीं, पर लगता है ये सब झूठ था, क्योंकि केवल इसके दांत ही नहीं बल्कि ये टाइगर बड़ा भी हो चुका है। ग्रेट टाइगर विद डेडली फैंग्स, वो भी जो कि हमारा फ्यूचर खराब कर सकता है, उसे उगने से पहले ही खत्म करना होगा। ग्यूमयांग अपने हाथ में एक अटैक बनाती है। तभी यूना कहती है, मास्टर प्लीज,
रुक जाओ। यूना जाके जिन्मू के सामने खड़ी हो जाती है। ग्यूमयांग कहती है, यूना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में रोकने की? जल्दी सामने से हटो। ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का वारिस है और हमारा मरते दम तक दुश्मन। यूना कहती है, पर ये वही है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। प्लीज मास्टर, बस एक बार। मैंने बिना किसी रुकावट के आपकी हर बात मानी है, पर यह मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट है, सो प्लीज। ग्यूमयांग सोचती है, पास्ट की यूना ऐसी रिक्वेस्ट कभी ना करती। मुझे लगा ही था इस लड़के ने हमारी यूना को बदल दिया है, तो मुझे इसे मानना ही होगा। पर तभी यूना झुक के कहती है, मास्टर मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ। जिन्मू यूना को रोकने की कोशिश करता है। ग्यूमयांग ये सुन के कुछ तो पास का सीन याद करती है, पर पता नहीं वो क्या था। फिर ग्यूमयांग कहती है, ओके ठीक है, पर लेकिन इसके बदले तुम्हें अल्टीमेट टेक्निक सिल्वर लाइट ऑफ आइस क्रिस्टल सीखनी होगी। सारियोंग ये सुन के सोचता है, सिल्वर लाइट ऑफ आइस क्रिस्टल। सो फाइनली वो समय आ चुका है। हमारे मास्टर जो यूना को ये टेक्निक सिखाने को झिझक रहे थे क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है, उन्होंने आखिरकार उसे ये सिखाने का फैसला कर लिया। यूना कहती है, एज यू विश मास्टर। साथ ही यूना जिन्मू को वो आधी गॉडली पिल देके कहती है, जिन्मू प्लीज ये खा लो। जिन्मू कहता है, मुझे माफ करना यूना, मुझे तुम्हें अपना ये रूप दिखाना पड़ा। पर तभी यूना जिन्मू को गले लगा लेती है और कहती है, जिन्मू मुझे अब जाना होगा। और दोनों लास्ट बार स्माइल करते हैं। कुछ देर बाद जिन्मू पत्थर पर बैठा था और ग्यूमयांग की आखिरी बात याद करता है। ग्यूमयांग कहती है, नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, दोबारा कभी यूना के सामने मत आना और मेरी इस चेतावनी को मामूली मत समझना। पर जिन्मू सोचता है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने राजपाट की कसम खाता हूँ कि मैं स्ट्रांग बनूंगा। पास में ही स्योमुसांग छुपा हुआ था और ये सब देखकर शौक था। वो सोचता है, मुझे पता था ये कोई आम लड़का नहीं है, पर ये इतना स्ट्रांग होगा मैंने ये नहीं सोचा था। उसके मूव्स देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उसने इतनी खतरनाक तलवारबाजी सीखी होगी। इसका मतलब है नॉर्दर्न सेक्ट की विल एंड स्पिरिट अब भी जिन्मू के रूप में जीवित है। मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने हमसे ये छुपा कर रखा। और हाँ, याद आया, उस दिन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो वो जिन्मू ही था जिसने मुझे गाइड करा था। पर उसने मेरे लिए ये क्यों करा? तभी सामने जिन्मू कहीं जाने लगता है। स्योमुसांग सोचता है, अब ये कहाँ जाने लगा, पता नहीं अब इसका क्या प्लान है। तभी जिन्मू स्योमुसांग से कहता है, अगर तुम मुझे मानना चाहते हो तो ये तुम्हारा परफेक्ट मौका है। पता नहीं तुम इतना क्यों झिझक रहे हो। स्योमुसांग फिर सामने आ जाता है बट कुछ नहीं बोलता। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच स्योमुसांग सारे मरे हुए लोगों की लाशें इकट्ठा करके उन्हें जला देता है। और वहीं जिन्मू कुछ दिन से एक झोपड़े में रह रहा था। कुछ दिन बाद जिन्मू झोपड़े से निकलता है। स्योमुसांग बाहर बैठा था और कहता है, आखिरकार 5 दिन के बाद तुम बाहर आए। तुम करना क्या चाहते हो और वहाँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? जिन्मू पत्थरों में कुछ ढूंढ रहा था। तभी वो एक पत्थर उठाता है जो मिस्टर वांग ने उसे दिया था और उसे अपने पीछे बांध लेता है। स्योमुसांग सोचता है, एक पत्थर, इसमें ऐसा क्या है? साथ ही वो जिन्मू से पूछता है, तो क्या तुम जाने लगे हो? जिन्मू कहता है, हाँ, अब समय आ गया है कि मैं इस जगह को छोड़ दूं। स्योमुसांग सोचता है, जल्दी सेंट्रल हेवनली अलायंस इस जगह की छानबीन के लिए कुछ लोगों को भेजने वाला होगा। उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में पता लग जाएगा, साथ ही साइलेंट नाइट का दोबारा दिखने का। और फिर एक जिन्मू का केस भी है। सेंट्रल अलायंस इस बात को हल्के में नहीं लेने वाला। अगर मैं इसमें शामिल भी ना होता तब भी मैं इसमें घसीटा जाऊंगा। तभी जिन्मू पूछता है, तुमने आगे क्या करने का सोचा है? स्योमुसांग कहता है, मुझे सेंट्रल हेवनली अलायंस वापस जाना पड़ेगा, मेरा वहाँ कुछ काम है। जिन्मू कहता है, मेरे जाने के बाद तुम एक अकेले शख्स हो जो इस हादसे में जिंदा बचा होगा। वो लोग तुमसे सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। स्योमुसांग कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जिंदा होने के बारे में उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। साथ ही मुसांग कहता है, मैं तुमसे अपने पास्ट के बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजों की सच में रेस्पेक्ट करता था, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं ये यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि तुम उनके वारिस हो। जिन्मू कहता है, मैं समझता हूँ, अगर कोई और भी तुम्हारी जगह पर होता तो वो भी यही सोचता। स्योमुसांग कहता है, मेरी माफी स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, साथ ही मुझे उस दिन गाइड करने के लिए भी धन्यवाद। जिन्मू कहता है, नहीं वो तो बस ऐसा ही था। तभी स्योमुसांग झुक के कहता है, मैं स्योमुसांग वचन देता हूँ कि मैं हमेशा आपका सेवक बनकर रहूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं सिर्फ मास्टर जिन्मू के लिए जीऊंगा और मरूंगा भी। ठीक आज से मैं आपका सेवक हूँ। साथ ही मुसांग सोचता है, नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट वापस से खड़ा होगा। इस दुनिया में जहाँ षड्यंत्र और धोखा अपनी चरम पर है, ऐसा शख्स दुनिया में और कोई नहीं जिसकी आत्मा सच्चाई से भरी है और जिसकी विल कोई नहीं तोड़ सकता। अगर ऐसा शख्स मेरा मास्टर नहीं हो सकता तो कौन होगा? साथ ही मुसांग कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपकी तलवार बनना चाहता हूँ जो आपके दुश्मनों को काट दे। जिन्मू कहता है, प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ, मैं तुम्हें अपनी पहली ब्लेड के तौर पर स्वीकार करता हूँ। तभी कुछ देर बाद मिस्टर वांग अपने कार्ट पर दौड़ता हुआ आता है। यंग मास्टर, आखिर यहाँ पर क्या हुआ?
मैंने सुना था 9 स्काइज के वारिस यहाँ पर आए थे। मिस्टर वांग फिर जिन्मू को देखने लगते हैं। मास्टर, क्या आपको कोई चोट तो नहीं आई? उन लोगों के घमंड की तो कोई सीमा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई नॉर्दर्न सेक्ट में आने की? पर मास्टर, इस जगह को क्या हुआ? मुझे माफ करना, मैं जल्दी नहीं आ सका। जिन्मू कहता है, इट्स ओके मिस्टर वांग, मैं खुश हूँ कि आप इस वक्त तक भी आ गए। कुछ समय बाद जिन्मू और मिस्टर वांग दोनों नॉर्दर्न सेक्ट से जाने लगते हैं। मूसोंग जिन्मू से कहता है, माय लॉर्ड, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते प्लीज अपना ख्याल रखना। जिन्मू कहता है, पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा। मूसोंग कहता है, मास्टर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं हमेशा आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। जिन्मू कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। मूसोंग कहता है, आप मेरी चिंता ना करें माय लॉर्ड, और मिस्टर वांग, मास्टर का ख्याल रखना। मिस्टर वांग कहता है, बिल्कुल, मैं सालों से यही करता आया हूँ, तो तुम चिंता मत करो। ठीक है, फिर मिलेंगे वॉरियर सीओ। और इसी के साथ एक ड्रैगन अपने पंख ढूंढने निकल पड़ता है। पीछे मूसोंग सोचता है, मुझे उनके वापस आने का वेट करना होगा और उनके फ्यूचर की तैयारी करनी होगी, यही मेरी एक इकलौती ड्यूटी है। कुछ दिन बाद सेंट्रल हेवनली अलायंस के लोग नॉर्दर्न सेक्ट आते हैं। मूसोंग उन्हें देख के सोचता है, फाइनली वो लोग आ गए। शायद मास्टर सिमो और लेडी हायरिंग सेंट्रल हेवनली अलायंस के वेस्टर्न होल्ड पहुंच चुके हैं। एक गार्ड आके मूसोंग से कहता है, हमने सुना है साइलेंट नाइट वापस से यहाँ दिखाई दिए, तुम कौन हो? जल्दी अपना परिचय दो। मूसोंग सोचता है, ये शायद वेस्टर्न होल्ड का जनरल यांग मैनजियोक है। मूसोंग फिर अपना बैज दिखा के कहता है, मैं सियो मूसोंग, 3rd मर्सनरी ग्रुप का वॉरियर हूँ जिन्हें सेंट्रल अलायंस ने यहाँ भेजा था। जनरल यांग कहता है, मर्सनरी ग्रुप? तो बाकी के लोग कहाँ हैं? मूसोंग कहता है, मैं एक अकेला शख्स हूँ जो जिंदा बचा है। जनरल यांग कहता है, तुम एक अकेले शख्स बचे हो, और नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस का क्या हुआ? मूसोंग कहता है, वो शायद मर चुका है। जनरल यांग कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा है? क्या तुम इसकी पुष्टि कर सकते हो? मूसोंग कहता है, जब लास्ट बार मैंने उसे देखा था तो वो एक आग में लिपटी बिल्डिंग के भीतर था, हालांकि मैं ये नहीं देख पाया वो वहां से बच के निकला या नहीं। जनरल यांग कहता है, ओके, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। गार्ड्स, जल्दी से इसे अरेस्ट करो, हम इसे वेस्टर्न होल्ड ट्रांसफर कर देंगे और इससे पूछताछ करेंगे। जनरल यांग फिर अपने साथियों को चारों तरफ छानबीन करने के लिए कहता है। वहीं मूसोंग सोच रहा था, जब मैं वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचूंगा तो वो मुझे साइलेंट नाइट के बारे में पूछने वाले हैं और मैं कैसे जिंदा बचा। साथ ही वो जिन्मू के बारे में जानना चाहेंगे। अगर मैं बेकसूर साबित हुआ तो मैं सेंट्रल अलायंस वापस ज्वाइन कर लूंगा, अगर नहीं तो मुझे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, बट मुझे अंत तक फोकस रहना होगा। साथ ही मूसोंग गार्ड्स को देखकर सोचता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, अब सब तुम पर है माय लॉर्ड, मैं आपके सक्सेस की प्रार्थना करूंगा। वहीं जिन्मू और मिस्टर वांग बहुत दूर पहुंच चुके थे। फिर एक जगह आकर मिस्टर वांग कहता है, मास्टर, इस माउंटेन को नॉर्थन सेक्ट में भी कई लोग नहीं जानते, ये जियोकाम माउंटेन्स है, जिसे एरी माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मास्टर, क्या आप सच में यहाँ रहना चाहते हो? जिन्मू कहता है, बिल्कुल, अब से मैं सिर्फ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो ये एक परफेक्ट जगह रहेगी जहाँ मैं पूरी तरह से खुद को ट्रेनिंग में लगा सकता हूँ। वैसे भी मैं अब लोगों के लिए मर चुका हूँ, पहले लोगों को यकीन नहीं होगा, बट धीरे धीरे सब वो भी भूल जाएंगे क्योंकि इस दुनिया के लोग निर्दयी और बेरहम हैं। मिस्टर वांग कहता है, मास्टर, मैं हर 4 महीने में आपके लिए खाना और जरूरी सामान लाता रहूंगा। जिन्मू कहता है, मिस्टर वांग, मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप जो भी मेरे लिए करते आए हो, मेरी वजह से आपने बहुत सहा है। मिस्टर वांग कहता है, नहीं नहीं मास्टर, प्लीज ऐसा मत कहो, ये मेरी एक ड्यूटी है जो मुझे पूरी करनी है। जिन्मू कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपसे ये सेल्फिश होकर कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी दया पर ही जिंदा रह पाऊंगा। मिस्टर वांग कहता है, मास्टर, आप चिंता ना करें, मैं चाहता हूँ कि आप बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, मैं आपके लिए जरूरी सामान लाता रहूंगा। जिन्मू कहता है, ठीक है, तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। और इसके साथ जिन्मू अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है और यहाँ से शुरू होती है जिन्मू की असली जर्नी।